हीप के कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो चुके हैं और अब समय है लेवल अप करने का। अब हम बहुत सारी हीप से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जिससे हमारी जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। मैक्सिमम बच्चों को हीप में दिक्कत आती है कि जब उनके पास कोई प्रॉब्लम आती है वो उनका सॉल्यूशन तो ढूंढ लेते हैं, फिर जो नया कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इस प्रॉब्लम को मैं किससे सॉल्व करूं, क्या इसको मैं सॉर्टेड एरे की हेल्प से सॉल्व करूं या फिर हीप की हेल्प से सॉल्व करूं, और यहीं पे मेजॉरिटी कंफ्यूजन होता है। अब ये जो हमारी सीरीज होगी जिसमें हम नेक्स्ट 4-5 वीडियो में इजी टू हार्ड लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हर कोडिंग प्लेटफॉर्म का, चाहे जीएफजी हो, इंटरव्यू बिट हो, लीड कोड हो, उससे आपकी ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आधी से ज्यादा कंफ्यूजन तो आज के वीडियो के बाद ही आपकी गायब हो जाएगी कि आपको खुद ही देख के लग जाएगा कि यहां पे मुझे हीप का यूज करना है, और ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके कोडिंग राउंड और आपके इंटरव्यू राउंड में। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज वीडियो को क्या कर दो भैया, लाइक कर दो। कर दिया? हाँ जी भैया, बहुत सही, तालियां बजनी चाहिए आपके लिए। चलो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हाइट ऑफ अ हीप। एक मुझे एरे गिवन होगा और कहेगा कि ये एरे रिप्रेजेंट कर रहा है एक हीप को। और ये किस टाइप का हीप दिख रहा है आपको? भैया ये दिख रहा है मिन हीप, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट सबसे फ्रंट में रखा गया। वो कह रहा है इस हीप की हाइट मुझे बताइए। क्या आप बता सकते हैं इसकी हाइट? तो चलो करते हैं सॉल्व। देखो एरे को देख के तो नहीं बता सकता, तो एक काम करते, इसका ट्री ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 आएगा, फिर इधर को आएगा 3, इधर को आएगा 6, इधर को आएगा 5, इधर को आएगा 9, और ये आएगा अपना 8। ये क्या है? मेरा मिन हीप है। अब मैं इसकी हाइट बता सकता हूं? हाँ जी भैया। अब उसने क्वेश्चन में थोड़ा सा हाइट को अलग तरीके से डिफाइन किया है। हाइट को उसने कहा है कि लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड, और जो उसमें नंबर ऑफ एजेस होंगी वो मेरी हाइट होगी। क्या कह रहा है कि रूट से लेकर लीफ तक का जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा उसमें जितनी नंबर ऑफ एजेस हैं वो मेरी क्या होने वाली है? वो होने वाली मेरी हाइट। इन जनरल हम क्या करते हैं, अगर मुझे हाइट देखनी है, अगर मैं बोलूं लॉन्गेस्ट पाथ मेरा ये रहा, तो 1 2 3 मैं इसकी हाइट बोल देता हूं। वो कह रहा है नहीं, आपको एजेस गिननी है 1 2, तो इसकी हाइट हो जाएगी 2। एजेस को काउंट करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैं आपको ट्री पढ़ा रहा था, तो भैया हमेशा क्वेश्चन में ध्यान देना उसने हाइट को किस तरीके से डिफाइन किया है। क्या वो नंबर ऑफ नोड्स को काउंट करने के लिए कह रहा है या फिर नंबर ऑफ एजेस को काउंट करने के लिए कह रहा है? उसके बेसिस में आप हाइट को डिफाइन करोगे। क्लियर? हाँ जी। तो यहां पे नंबर ऑफ एजेस का खेल है। चलिए, तो मुझे दिख रहा है ये मेरा एक ट्री है जो कि क्या है, एक हीप है। इसकी जो हाइट होने वाली है वो कितनी होने वाली है? 2 होने वाली है। चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? पहला अप्रोच आपके पास यही आएगा कि भैया जो भी मुझे ये एरे गिवन होगा, ठीक है, ये हीप गिवन होगा, इसका मैं एक ट्री बिल्डअप कर दूंगा। हाँ जी। ट्री को बिल्ड करने में कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ n टाइम। क्लियर? हाँ जी। और उसके बाद क्या निकाल दूंगा? इसकी हाइट निकाल दूंगा, देख लूंगा लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है ना, उसमें कितनी नंबर ऑफ एजेस हैं, तो उसमें भी मुझे n टाइम लग जाएगा और मुझे मेरी हाइट पता चल जाएगी जो कि क्या है? 2 है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई? ऑर्डर ऑफ n हो गई। सिंपल है। हाँ जी। पहले ट्री में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर क्या निकाल दूंगा इसका कि भैया लॉन्गेस्ट पाथ मेरा कौन सा है। क्या ये मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इससे बेटर तरीका भी है हमारे पास? मान लीजिए अगर इसमें एक और नोड ऐड हो जाता, मान लो 17, तो तब भी इसकी हाइट क्या ही रहती? 2 की 2 ही रहती। हाँ जी। तो मतलब एक काम करते हैं, मैं अलग अलग टाइप के हीप को क्रिएट करता हूं और देखता हूं क्या उसमें कोई पैटर्न क्रिएट हो रहा है। चलिए, अगर मेरे पास सिर्फ एक नोड है तो इसकी हाइट कितनी होगी? इधर मैं नोड लिख देता हूं और इधर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ही लिख देता हूं। अगर नोड एक है तो हाइट कितनी हो जाएगी? भैया 0। सिंपल है। हाँ जी। एक नोड और अटैच हो गया। अब हीप में कितने हैं? 2 नोड हैं, तो हाइट कितनी हो जाएगी? भैया 1 हो जाएगी। अगर 3 नोड है तो हाइट कितनी हो जाएगी? 1 ही रहेगी। 1 2 3 1 ही हाइट। चौथा इधर अटैच होगा। हाँ जी भैया, हाइट कितनी हो गई? भैया 2 हो गई। एक और नोड अटैच किया, 5, 5 में भी हाइट 2 ही है। एक और नोड अटैच किया 6, एक और नोड अटैच किया 7, अभी भी हाइट कितनी है? 2 ही है। अब एक नोड अटैच किया
हाइट हो गई 3, क्लियर, 1 2 3, एक और नोड अटैच किया 9, हाइट कितनी है 3। तो अब मैं जितने भी अटैच कर लू इसमें 10 11 12 13 14 और 15 तक हाइट कितनी रहेगी 3 ही रहेगी, क्लियर। जब मैं एक और नोड अटैच करूंगा 16, वो यहां पे होगा, हाँ जी, अब हाइट चेंज हो जाएगी 4 पे, क्लियर, हाँ जी। तो क्या इनमें कोई रिलेशनशिप क्रिएट होते हुए आपको दिख रहा है कोई भी, कि मेरे पास अगर मुझे पता हो कि नंबर ऑफ नोड्स कितने, नंबर ऑफ नोड्स निकाले तो आसान है, हाँ जी, जो भी एरे का साइज होगा उतने मेरे नंबर ऑफ नोड्स होने वाले हैं। अगर मैं वो निकाल लेता हूं तो मैं हाइट भी निकाल सकता हूं, अगर मैंने इनके बीच का कोई रिलेशनशिप यहां पे क्रिएट कर दिया। कोई रिलेशनशिप बनते हुए आपको दिख रहा है, हाँ जी भैया दिख रहा है। मैं अगर आपको दिखाऊं, पहले हाइट यहां पे चेंज हुई है, फिर यहां पे हुई है, फिर मेरी कहां पे हुई है, यहां पे चेंज हुई है, और फिर 16 पे जाके चेंज हुई है, क्लियर, हाँ जी। तो अगर मैं इसको ध्यान देने की अगर आपसे बात करूं, हाइट यहां पे चेंज हुई है, यहां पे हुई है, हाँ जी, फिर मेरी यहां पे हुई है, हाँ जी, फिर मेरी यहां पे हुई है हाइट चेंज, हाँ जी, और फिर मेरी यहां पे हाइट चेंज हुई है, क्लियर, हाँ जी। ये 4 क्या है मेरा 2 का स्क्वायर ही तो है, हाँ जी। ये 8 क्या है मेरा 2 का क्यूब ही तो है। ये 16 क्या है मेरा 2 की पावर 4 ही तो है। ये 2 क्या है मेरा 2 की पावर 1 ही तो है। और ये 1 क्या है 2 की पावर 0 ही तो है, हाँ जी। तो ये जो पावर आने वाली है आपकी, यही शायद आपकी हाइट होगी, यही आपकी क्या है हाइट है, क्लियर है, हाँ जी। तो मैं एक तरीके से इसको ये बोल सकता हूं कि log बेस n इक्वल टू मेरी हाइट हो जाएगी। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं सिंपल सा आपको सवाल पूछ रहा हूं, क्या ये मेरी हाइट बताएगा? ये फॉर्मूला मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये log बेस 2n क्या होता है कि 2 की पावर कितनी कि मुझे n मिल जाए, इसका मतलब यही होता है, क्लियर, हाँ जी। इस जो ये है ना मीनिंग, इसका मतलब सेम है कि 2 की पावर कितनी कि मेरा क्या बन जाए n बन जाए, क्लियर, हाँ जी। अगर आप 6 के लिए निकालते हैं कि 2 की पावर कितनी कि मेरा क्या बन जाए 6 बन जाए, तो आंसर क्या आएगा आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, हाँ जी 2 पॉइंट समथिंग तो आएगा आंसर, 2 पॉइंट डैट डैट डैट। मुझे प्लस फ्लोर वाली वैल्यू उठानी है, ये पॉइंट वाले इग्नोर मानने, यही तो कर रहा हूं, हाँ जी। रिलेशनशिप बन गया, हाँ जी भैया बन गया, दिख रहा है आपको रिलेशनशिप बनते हुए, हाँ जी भैया दिख तो रहा है। तो देखो ये तो मैंने देख लिया कि भैया इस तरीके से ये चीजें बन रही हैं, पर ये लॉग बेस कैसे निकालूंगा? देखो निकालना बहुत आसान काम है। ये 4 है ना आपका, हाँ जी, तो ये क्या कह रहा है कि 2 की पावर हाइट कितनी कि मुझे 4 मिल जाए, यही तो पूछ रहा है, हाँ जी। तो अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 आया, एक बार पावर यूज हो गई, फिर एक और बार डिवाइड किया तो 1 आ गया, हाँ जी। जैसे ही 1 आ गया मैं स्टॉप हो गया, एक बार और 2 बार, तो इसकी पावर हो जाएगी 2, क्लियर है ये चीज, हाँ जी। तो हाइट कितनी निकल गई 2 निकल गई, यही तो है 2 की पावर हाइट क्या बताता है। ये मान लो अगर इसको मैं 2 की पावर h मान लूं, ठीक है 2 की पावर h मान लूं, तो अगर एक बार 2 से डिवाइड किया तो 2 की पावर h-1 बचा, फिर 2 की पावर फिर से डिवाइड किया तो 2 की पावर h-2 मेरे पास, ऐसे करके तो दिख रहा है हाँ जी कि 2 एक बार 2 से डिवाइड किया, हाँ जी भैया, तो ये इतना बचा, हाँ जी, फिर डिवाइड किया तो 2 की पावर h-2 बचा है, ठीक है। तो यहां से यहां पहुंचने में कितने लगे आपको, कितने h का यूज हुआ है, कितने 2 बार तो यूज हुआ है, हाँ जी। तो इस तरीके से मैं इसको निकाल सकता हूं, क्लियर है, हाँ जी भैया। तो देखो मान लो अगर मैं 7 को उठाता हूं, 3 आया, फिर से डिवाइड किया 1 आया, क्लियर, एक बार डिवाइड किया है 2 बार डिवाइड किया तो 2 आंसर हो गया। 13 के लिए देखते हैं क्या इसके लिए काम कर रहा है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, एक बार डिवाइड, 2 बार डिवाइड, 3 बार डिवाइड, तो 3 मेरा आंसर हो गया। तो कितनी बार मैं उसे डिवाइड कर रहा हूं 2 से कि मेरे पास वैल्यू क्या आ जाए 1 आ जाए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाँ जी। जब हम बाइनरी सर्च यूज कर रहे थे वहां पे जब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहा था, एचसी तो निकाल रहा था, अगर याद होगा अगर आपको ध्यान से, हाँ जी भैया। तो मैं अगर इस 2 को इस 3 को अगर यूज करूं, क्लियर, हाँ जी, कितनी बार डिवाइड किया एक बार, तो एक आंसर। अगर मैं यहां पे 27 को लेता हूं, इसको 27 को कितनी बार डिवाइड करूं 13, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, तो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो हाइट कितनी निकल गई
4 निकल गई। तो ऐसे में डिवाइड करते हुए चल लेता हूं, या जो भी n होगा मेरा, n डिवाइडेड बाय कितनी बार डिवाइड करूं इसको कि मेरे पास ये 1 आ जाए। क्लियर? और जितनी बार होगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, सिंपल सा लॉजिक है, कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करा मैंने। हाँ जी भैया, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक मैंने यूज किया यहां पे। तो इस तरीके क्या इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं? हाँ जी। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? मेरी होगी log बेस 2n। तो n क्या है मेरा? साइज ऑफ एरे या फिर साइज ऑफ हीप, जो भी आपको गिवन है, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ये क्या दिखा रहा है? ये क्या दिखा रहा है कि 2 को कितनी बार डिवाइड किया, ठीक है, हाँ जी, 2 को सॉरी n को कितनी बार डिवाइड करेंगे 2 से कि मेरा 1 आ जाए। तो एक तरीके से ये ऐसा भी होता है कि 2 की पावर h इक्वल टू n। ये क्लियर ये चीज? हाँ जी। तो कितनी बार किया? ये क्या हो गया? लॉग बेस पे तो होता है, पहले इसने आधा किया, आधा किया, आधा किया, 1 पे आ गया। जब हम आधा आधा करते हुए चलते हैं क्या आता है? लॉग में तो आता आंसर। हाँ जी भैया, लॉग में ही आता है। तो इस तरीके से मैंने इसका आंसर निकाल दिया सिंपली, बस कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं करी। क्लियर ये मेथड? हाँ जी भैया, ये मेथड मुझे क्लियर है। जब मैं डिवाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 करते हुए चलता हूं तो क्या होता है? बाइनरी सर्च में ऐसे ही करते हैं हम। अगर जब हम बाइनरी सर्च यूज करते थे, पहले आधे एरे को देख लिया कि भैया इस पोर्शन में जाना है, फिर इसका आधे को भी आधे पोर्शन में जाना है, इस आधे को भी आधे पोर्शन, तो आधा आधा वहां पे कर रहा था तो लॉग में आ जा रहा था। फॉर्मुला हमने वहां पे डिफाइन कर लिया था कैसे लॉग में आता है। हाँ जी, वही लॉजिक हमने यहां पे यूज किया और इस तरीके से इजीली अपने आंसर को निकाल दिया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब प्रॉब्लम में एक छोटा सा ट्विस्ट और दे रखा है। क्या कह रखा उसने? उसने बस सिंपली एक चीज आपको कह रही है कि अगर मेरा एरे का साइज 1 होता है, हीप का साइज अगर 1 होता है, तो आपको आंसर 1 रिटर्न करना है। अब बाकी केस वही जो अभी तक मैंने आपको सिखाए। क्या कह रहा है कि बस इस केस के लिए आप आंसर 1 रिटर्न करिए, बाकी आपका बिल्कुल सही है। तो इसके लिए मैं अलग से एज केस बना सकता हूं कि अगर n इक्वल टू 1 हुआ तो रिटर्न 1 कर देना। अब बाकी को नॉर्मल मेथड से सॉल्व करूंगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मेथड। हाँ जी भैया, ये क्लियर है। तो चलो चलते हैं किसके सॉल्यूशन पार्ट में कि इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। चलो हम अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हाइट ऑफ अ हीप, ये मुझे एरे गिवन होगा, हीप गिवन होगा और एरे की लेंथ। तो सबसे पहले बेस केस हैंडल करते हैं। अगर n इक्वल टू 1 होता है तो रिटर्न 1, क्योंकि उसने मुझे कहा रिटर्न 1 इफ n इज 1। बाकी केस मेरे पास सिंपल तरीके से ही रहेंगे। इंटीजर में हाइट ले लेता हूँ और इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, जो मैं रिटर्न करने वाला हूँ। अब सिंपल यहाँ पे वाइल लूप लगाऊंगा कि वाइल जब तक मेरा n क्या होता है ग्रेटर देन 1 रहता है। तो यहाँ पे अब सिंपल मुझे ऑपरेशन लगाना है क्या कि भैया हाइट को कर दो 1 से इंक्रीज, हाँ जी, और n को कर दो डिवाइड बाय इक्वल टू 2। ये तो बिल्कुल सिंपल सा ऑपरेशन है और लास्ट में रिटर्न करवा दूंगा अपनी हाइट को। कंपाइल एंड रन करते हैं इसे। n को तो डिवाइड करना मुझे 2 से बार बार। चलिए इसको सबमिट। और शायद हमारे सारे टेस्ट केसेस पास। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर दिया। छोटा सा सॉल्यूशन था। चलो बढ़ते हैं सेकंड प्रॉब्लम की ओर। अब हम आते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम में। सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मिनिमम कॉस्ट ऑफ रोप्स, मिनिमम कॉस्ट निकालिए रोप्स की। आपको एक एरे गिवन होगा और वो एरे आपको दिखाएगा कि आपके पास कितनी रोप्स प्रेजेंट है। जो भी मेरी एरे की लेंथ होगी वो बताएगा कि मेरे पास कितनी रोप्स प्रेजेंट है। तो मैं देख पा रहा हूं 1 2 3 4 5 मेरे पास रोप्स हैं। अब ये 4 क्या है? ये दिखा रहा है कि पहले रोप की लेंथ 4 है, अगले रोप की लेंथ 2 है, अगले रोप की लेंथ 7 है, ऐसी 6 है और अगली 9 है। वो कह रहा है इन सारी रोप को कनेक्ट करके एक सिंगल रोप में बना दीजिए। क्या कह रहा है कि सारी रोप को कनेक्ट करके एक सिंगल रोप में कन्वर्ट कर दो। अब यहां पे ट्विस्ट क्या है? वो कह रहा है कि जब भी आप किसी 2 रोप को कनेक्ट करोगे उसकी कोई पर्टिकुलर कॉस्टिंग होगी। क्या कह रहा है कि जब भी आप किसी 2 रोप को कनेक्ट करोगे तो उसकी पर्टिकुलर कोई कॉस्टिंग होगी। मान लो मैं 2 और 6 रोप को कनेक्ट करता हूं, इसकी लेंथ 2 है और इसकी लेंथ 6 है, ठीक है। तो जो इसकी कॉस्ट निकलेगी इनको कनेक्ट करने की वो कितनी निकलेगी? 8 निकलेगी, ठीक है। हाँ जी, तो जब मैं 2 और 6 को कनेक्ट करूंगा तो मेरे पास एक रोप आ जाएगी 8 लेंथ की। क्लियर? हाँ जी। तो अब मेरे पास रोप बची है 4 7 9 और जो नई रोप आई है मेरे पास 8। क्लियर? हाँ जी। अब इनमें से किसी भी 2 रोप को मैं कनेक्ट कर सकता हूं। मान लो मैंने 7 और 9 को कर दिया, तो जब मैं 7 और 9 को कनेक्ट करूंगा तो उसकी कॉस्टिंग कितनी बैठेगी? उसने कहा था इन दोनों का सम, जो भी लेंथ का सम आएगा, तो 16 आ गया इसको कनेक्ट करने की सम। क्लियर? हाँ जी। तो अब मेरे पास रोप है 4 8
7 और 9 को कनेक्ट किया तो 16 लेन की नई रो मेरे पास आ गई। क्लियर? हाँ जी। अब ऐसे ही यहां पे फिर से कि किसी भी दो रो को मैं कनेक्ट कर सकता हूं। मान लो मैंने 8 और 4 को सिलेक्ट कर दिया, इनको अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो इनको कनेक्ट करने की एक पर्टिकुलर कॉस्ट आएगी, तो वो हो गई इनका सम 4 8 12। तो अब जो नई रोप है उसकी लेंथ 12 है, हाँ जी, और यहां से 16, क्योंकि मैंने 4 8 को कनेक्ट कर दिया। यहां पे मैंने 7 और 9 को कनेक्ट किया था ऐसे करके। क्लियर? हाँ जी। अब 2 ही रोप बची है, इनको कनेक्ट करूंगा तो 28 लेंथ की रोप आ जाएगी, और इनको कनेक्ट करने की कॉस्टिंग कितनी बैठेगी? 28 ही मेरी बैठने वाली है। क्लियर? हाँ जी। अब ये जो कॉस्ट आई है इसका मुझे सम निकालना है, तो 28 और 12 कितना होता है मेरा? 40, 56, 56 8 64। क्लियर? हाँ जी। तो ये जो कॉस्ट आई है ये आपका होगा आंसर। क्लियर ये चीज? हाँ जी भैया, ये तो बहुत आसान है। नहीं, ये 64 आंसर नहीं है इसका। वो कह रहा है कि जो आपकी मिनिमम कॉस्ट आएगी वो आपका आंसर होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अलग अलग स्ट्रेटेजी होंगी किसको? रोप को सेलेक्ट करके कनेक्ट करने की। तो जब मैं अलग अलग स्ट्रेटेजी से रोप को सेलेक्ट करके कनेक्ट करूंगा तो उसकी अलग अलग कॉस्टिंग बैठेगी। तो जब जिस कॉस्टिंग का आंसर सबसे मिनिमम होगा वो आपका आंसर होने वाला है। मतलब मान लो अब मैं पिछली बार मैंने क्या सिलेक्ट किया था? 2 और 6 को। मान लो इस बार मैं पहले 7 और 6 को कनेक्ट करता हूं तो उसकी कॉस्टिंग बैठेगी 13। तो 4 2 9। अब मान लो मैं 13 9 को करता हूं कनेक्ट तो इसकी कॉस्टिंग बैठेगी 22। तो 22 लेन की एक रोप हो गई, 4 की हो गई, 2 की हो गई। क्लियर? हाँ जी। मैं 22 और 4 को कनेक्ट करता हूं तो कितना हो रहा है? 26 हो रहा है कॉस्ट। अब 26 से 2 को कनेक्ट करूंगा तो 28, मेरी नई कॉस्ट 28 आ गई। अब इनका अगर आप सम करते हैं 28 और 26 कितना आएगा आपका? 54, और 22 76, और 13 89। तो अब आपकी नई कॉस्ट आई है 89। पहले 64 आ रही थी, अब 89 आ रही है। वो कह रहा है ये कॉस्ट मिनिमम आनी चाहिए। तो आप क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे कि आपकी कॉस्ट क्या है? मिनिमम आए। बताइए कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? तो यहां पे मेन खेल क्या है? किसी भी दो रो को सेलेक्ट करना ताकि मेरी कॉस्ट क्या रहे? मिनिमम रहे। अगर मैं यहां पे देखूं तो अगर मैं इस आंसर को कैसे निकाल सकता हूं? फिर कोई तो स्टडी फॉलो करनी पड़ेगी। हाँ जी, अगर मिनिमम कॉस्ट लेनी है तो यहां पे मैं ना एक काम करता हूं, बिल्कुल ग्रीडी बन जाता हूं, बिल्कुल बेसिक अप्रोच यूज करता हूं कि जब भी मैं कोई दो रोप सेलेक्ट कर रहा हूं तो मैं सबसे दो छोटी रोप को ही सेलेक्ट करता हूं। यहां पे मैं पहले किसको सेलेक्ट कर लेता हूं? एक काम करता हूं, मैं 2 और 4 वाले को सेलेक्ट कर देता हूं जो सबसे छोटी है। तो इनकी कॉस्टिंग बैठेगी 6। क्लियर? हाँ जी। तो 6 लेन की एक रोप हो गई, 7 की एक हो गई, 6 की ये हो गई, 9 की हो गई। अब इनमें से दो सबसे छोटों को सेलेक्ट कर लेता हूं, 6 और 6। इसकी कॉस्ट बैठेगी 12। तो 7 9 और कनेक्ट करने के बाद रोप की लेंथ 12। अब अगले दो छोटों को 7 और 9 को 16। अब 16 बची है, 12 बची है, इनको कनेक्ट कर देता हूं। कॉस्टिंग कितनी बैठेगी? 28। तो 28 से 16 44, 12 56, 6 62। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और मैं बोल रहा हूं ये स्ट्रेटजी बिल्कुल वर्क करेगी। आपको सिर्फ क्या करना है? दो स्मॉलेस्ट रोप को सेलेक्ट करना है और यही काम आपको करते रहना है जब तक आपके पास सिंगल रोप ना आ जाए। और ये स्ट्रेटजी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगी। क्लियर है? हाँ जी। अगर मैं यहां पे भी देखता ना, मान लो अगर मैं यहां पे सबसे दो छोटों को सेलेक्ट ना करके ऐसे सेलेक्ट करता 12 9 21, तो मेरी कॉस्ट बढ़ जा रही है। बढ़ जा रही नहीं बढ़ जा रही है? मान लो अगर मेरे पास 7 9 12 ही है, मान लो मेरे पास 3 ही है रो, 7 9 और 12। मान लो पहले मैं इन दो को सेलेक्ट कर लेता हूं तो 12 9 क्या हो जाता मेरा? 21। क्लियर? हाँ जी। अब मैं 21 से 7 को कनेक्ट करता हूं, कितना हो जाएगा? 28। तो कॉस्ट सीधा 49 पहुंच जा रही है। वहीं अगर मैं 7 और 9 को सेलेक्ट करता हूं तो 16 और 12, 16 और 12 को सेलेक्ट करता हूं 28 लेन की, तो ये कॉस्ट मुझे दिख रही है सिर्फ 44 में काम हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं दो सबसे छोटों को सेलेक्ट कर रहा हूं। क्लियर? अब 12 7 को भी सेलेक्ट करके देख लीजिए, ऐसे आपको निकाले परम्यूटेशन, आपको पता चल जाएगा कि दो स्मॉलेस्ट को मैंने क्यों रखा है। क्लियर? हाँ जी। अब यहां तक मुझे क्लियर हो चुका है कि मुझे दो स्मॉलेस्ट को निकालना है हमेशा। यहां तक ये क्लियरिटी है, पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? यहां तक तो क्लियर हो गया सब? हाँ जी।
अब अगर मुझे यहां से दो स्मॉलेस्ट को निकालना है, दो सबसे छोटे को, तो एक काम करता हूं, इस एरे को क्या कर देता हूं, सॉर्ट कर देता हूं। 4, 2, 7, 6 और 9। क्लियर? हाँ जी, सॉरी सॉर्ट तो मैंने किया ही नहीं है। तो 2, 4, 6, 7 और 9। मुझे पता है जो पहले के दो एलिमेंट होंगे एरे के वो सबसे स्मॉलेस्ट होंगे, तो इन दोनों को कनेक्ट करवा देते हैं। क्लियर ये चीज? हाँ जी भैया, तो ये हो चुके मेरे कनेक्ट। अब जो मेरे पास एलिमेंट आया है कौन, नए रो की लेंथ 6 होगी, इसको मुझे यहां फिट करवाना है, तो वो कहां पे आएगा, 7, 9, 7, 6, तो यहां पे वो आएगा। क्लियर? हाँ जी। तो इसको करने में, इसकी सही पोजीशन ढूंढने में मुझे कितना टाइम लग सकता है? आप बाइनरी सर्च भी यूज कर सकते हो या फिर आप सिंपल एक एक करके कंपैरिजन भी कर सकते हो। क्लियर? हाँ जी। जब आपके पास ये सब कुछ आ चुका है तो अब आपको क्या करना है, इनको एक एक प्लेस आगे भी शिफ्ट करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? हाँ जी भैया, करना पड़ेगा कि 6, 6, 7, 9, ताकि एरे की प्रॉपर्टी मेंटेन रहे। क्लियर? हाँ जी, एक लॉजिक तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ जी। अब आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, 6, 6 वालों को, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट चाहिए होंगे। हाँ जी, तो 12 आपकी कॉस्टिंग बैठी, तो ये दो आपने सेलेक्ट कर लिए। क्लियर? हाँ जी। अब इसकी सही पोजीशन कहां पे होगी, 12 की कहां पे होगी, मुझे पता है वो 9 के बाद ही आएगा। क्लियर? हाँ जी। तो अब इन तीनों को आगे सेलेक्ट कर, आगे लेके आ जाओ, 7 को भी, 9 को भी और 12 को भी। क्लियर? हाँ जी। अब 3 लाइन का बचा है। अब अगले दो छोटों को सिलेक्ट करो, 7 और 9 को, जो सबसे आगे रखे हुए। 7 और 9 कितना होता है, 16। ये दो कनेक्ट हो चुके हैं। हाँ जी। अब इसकी सही पोजीशन ढूंढो, तो मुझे पता है वो यहां पे आएगी। इन दोनों को फिर से सबसे आगे शिफ्ट कर दो, यही तो करना पड़ेगा। हाँ जी भैया। भैया ये शिफ्टिंग क्यों कर रहे हो आप, अभी थोड़ी देर में क्लियर करूंगा। 12, 16 कितना होता है भैया, 28। अब तो आपके पास सिंगल एलिमेंट ही बचा है, तो आपने उसको यहीं डाल दिया, इसकी कॉस्ट निकाली तो 62 है। अब मेरे पास एक ही एलिमेंट बचा है, तो मैं यहां पे स्टॉप हो जाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। सबसे दो छोटों को सेलेक्ट किया, उनको कंबाइन किया और अपना आंसर निकालता गया। अब आप में से कुछ बच्चों का यह डाउट होगा कि भैया आप ये शिफ्टिंग प्रोसेस क्यों कर रहे हो, अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फालतू में बढ़ रही है। मैंने कहा बात तो सही कही आपने कि 2, 4, 6, 7, 9। चलो मान लेते हैं मैंने 2 और 4 को कनेक्ट किया। क्लियर? हाँ जी। तो ये दो कनेक्ट हो गए, मेरे पास क्या आया, 6 आया। हाँ जी। यहां से मैंने 6 की रियल पोजीशन ढूंढ ली कि यहां से यहां तक इस 6 की सही पोजीशन कहां पे आएगी, तो उसने बोल दिया इससे पहले आएगी। चलिए, तो इस 6 को मैंने यहां पे डाल दिया। ओके, मान लो मैं नहीं कर रहा हूं शिफ्टिंग, नहीं कर रहा हूं, शिफ्ट नहीं कर रहा हूं। क्लियर? हाँ जी। अब मुझे यहां से यहां तक मेरे पास रोप्स होंगी। हाँ जी। पहले दो इसके पास ये होंगी 6, 6 वाली। हाँ जी। इसकी लेंथ कितनी आएगी भैया, इसकी आएगी 12। क्लियर? हाँ जी। तो ये कनेक्ट हो जाएंगे आपस में 12। हाँ जी। अब उसके बाद मुझे क्या होगा, इस 12 को यहां पे शिफ्ट करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, तो वो कहां पे आएगा, इसके बाद आ रहा है। यहां पे तो कोई पोजीशन ही खाली नहीं है। 12 को कहां पे लिखोगे, एरे में कहां पे लिखोगे, बताओ, खुद से बताओ, कहां पे लिख सकते हो 12 को? कोई तरीका है 12 को लिखने का? नहीं भैया, कोई भी तरीका नहीं है। तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है मुझे शिफ्टिंग ही करनी पड़ेगी। हाँ जी भैया, जब शिफ्टिंग करनी है तो भैया पहले वाला लॉजिक यूज करो, क्योंकि 12 को यहां पे तो रख नहीं सकता। हाँ जी। इसलिए मैं हमेशा क्या कर रहा हूं, शिफ्टिंग कर रहा हूं। इस सारे एलिमेंट को, अब 4 एलिमेंट बचे तो 4 को आगे ले आओ, 3 बचे तो 3 को पहले 3 पोजीशन में रखो, 2 बचे तो उनको पहले 2 पे रखो, 1 बचा तो पहली पोजीशन में रखो। क्लियर ये मेथड? हाँ जी भैया, ये मेथड अब क्लियर है, तो इसलिए मैंने वो यूज किया है। क्लियर? हाँ जी। अब जो मेथड मैंने अभी यूज किया उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आंसर निकालना तो हमारा पास आ गया। सबसे पहले मैंने सॉर्ट किया, 2, 4, 6, 7 और 9 सॉर्ट किया, तो n log n में हमने इसको सॉर्ट कर दिया। क्लियर? ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें क्लियर है। अब जब मैं 2 और 4 को सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक, सेलेक्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एरे 0 एरे 1 पे, ठीक है, कांस्टेंट टाइम लगेगा। लेकिन उसके बाद ये अभी कनेक्ट हो जा रहे हैं, 6, 2 और 4 कनेक्ट होकर 6 बन जा रहे हैं। क्लियर? हाँ जी। उसके बाद मैं सबको एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट कर रहा हूं। तो पहले मेरे पास n एलिमेंट थे, तो n-1 एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, कि 6 को आगे लाओ, इस 6 को यहां पे लाओ, 7 को यहां पे लाओ, 9 को यहां पे लेके आओ। क्लियर? हाँ जी। तो ये मेरे पास क्या बच रहे थे, ऐसे करके 6, 6, 7, 9, इस तरीके से एरे दिख रहा है। क्लियर? हाँ जी। उसके बाद पहले दो को सेलेक्ट करो।
हाँ जी, इन दो को सेलेक्ट किया, हाँ जी, तो मेरे पास क्या बचा 12। तो ये एरे कुछ ऐसे दिखेगा, यहां पे 7 है, यहां पे 9 है और ये प्लेस तो खाली है। 12 को कनेक्ट किया, 12 को उसकी सही पोजीशन में डालो, तो 12 को उसकी सही पोजीशन में डाल दिया। अब इन सब को आगे शिफ्ट करो, सबको, 7 को यहां पे, 9 को यहां पे और इसको यहां पे। तो कितने शिफ्टिंग करी आपने, n-2 एलिमेंट्स। ये तो करे, मान लो पहले 5 थे तो अब 3 एलिमेंट आपने शिफ्ट किए, अगले वाले में n-3 एलिमेंट शिफ्ट करोगे और ऐसे जाते जाते आप 1 तक शिफ्ट करते जाओगे। यही तो कर रहे हो। तो शिफ्टिंग में आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब अगर इन सबको ऐड करूं, n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 अप टू 1, तो अगर आप इन सब का सम करते हैं तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n²। पहले आपने n log n लिया, फिर आपने ऑर्डर ऑफ n² लिया, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n²। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं भैया, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है सबकी एक एक प्लेस। अगर शिफ्टिंग नहीं कर रहा था तो हमने पहली प्रॉब्लम देख ली थी कि 12 सबसे लास्ट में आता, उसके रखने के लिए ही पोजीशन नहीं थी मेरे दोस्त। क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपने 2 को कनेक्ट किया और वो बीच ये पोजीशन में कहीं जा रहा है, ये भी आपके पास पॉसिबिलिटी है, वहां पे आपको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। शिफ्टिंग आपको करनी ही पड़ेगी किसी भी कीमत पे। मान लो आपके पास ये एरे है, बहुत बड़ा एरे, ठीक है, 2 3 4, इसको मैं एक काम करता हूं, 2 6 5 6 8 9 10 14 17 19 21। मैं मान लो इन पहले 2 को कनेक्ट करता हूं, तो जब मैंने 5 6 को कनेक्ट कर दिया तो मेरे पास 11 लेंथ की एक ग्रुप आई है। क्लियर है, हाँ जी। अब इसको इसकी सही पोजीशन में डालना पड़ेगा। इसकी सही पोजीशन क्या होगी, यहां पे होगी, हाँ जी, यहीं पे तो होगी, हाँ जी। तो यहां पे मुझे शिफ्टिंग करनी पड़े, 8 को आगे लेके जाओ, 9 को आगे लेके जाओ, 10 को आगे लेके जाओ और फिर जाके मैं 11 को डालूंगा। शिफ्टिंग यहां पे भी होगी, तो शिफ्टिंग तो मुझे करनी ही पड़ेगी और उसी से मेरी क्या हो रही है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। हो रही नहीं हो रही है, हाँ जी भैया, ये देखो, इससे आप बच नहीं सकते शिफ्टिंग से। क्लियर, हाँ जी। तो जब मैंने ये वाला मेथड यूज किया तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है ऑर्डर ऑफ n²। अब अगर मैं आपसे प्रॉब्लम में गौर करने की बात करूं, प्रॉब्लम में बोला क्या गया, मैं प्रॉब्लम में क्या कह रहा हूं, मुझे पहले 2 स्मॉलेस्ट को सेलेक्ट करना है कि पहला स्मॉलेस्ट बाहर निकाला और फिर सेकंड स्मॉलेस्ट बाहर निकाला। क्या मेरे पास कोई और स्ट्रेटेजी भी है 2 स्मॉलेस्ट को सेलेक्ट करने की? बिल्कुल है। यहां पे मैं किसका प्रयोग कर सकता हूं, मिन हीप का। किसका, मिन हीप का। अब मिन हीप का प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम, मैं एक प्रायोरिटी क्यू बना देता हूं। क्या बना देता हूं, प्रायोरिटी क्यू बना देता हूं, सिंपल सा एक प्रायोरिटी क्यू बना दूंगा, हाँ जी। तो अगर मैं इसके प्रायोरिटी क्यू क्रिएट करता हूं तो वो कैसे दिखेगी बताइए, उसमें सबसे ऊपर आएगा 2, हाँ जी, फिर इधर को आ जाएगा, मान लो 4 आ गया, ऐसे 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 9, ऐसे करके इसकी प्रायोरिटी क्यू बन गई। तो सबसे पहले अगर मैं सबसे पहले एलिमेंट को बाहर निकालता हूं तो 2 बाहर निकल जाएगा, हाँ जी, और फिर जैसे 2 को बाहर निकाला तो 2 को बैलेंस करने के लिए कोई यहां पे प्रेजेंट होगा। तो कैसे होगा वो देख लेते हैं। मान लो उसके बाद ये ऐसा दिख गया, तो 4 7 तो 6 7 और 9। क्लियर। अब अगला छोटे को निकालो, अब मैंने 4 को निकाल दिया तो 2 रो मेरे पास आ गई। क्लियर, हाँ जी। अब मेरे पास यहां पे बचा है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, 6 7 और 9, ये मिन हीप है। क्लियर, हाँ जी। तो 2 और 4 को मैंने कनेक्ट किया, कॉस्ट निकल गई 6, नई रोप की लेंथ है 6। क्लियर, हाँ जी। अब ये जो नई रोप है इसको फिर से इसी के अंदर डालना पड़ेगा, है ना। तो अब अगले 2 सबसे छोटे सेलेक्ट करने पड़ेंगे, हाँ जी। तो ये जो 6 लेंथ की रोप आई है इसको फिर से यहीं डाल दिया, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है ना कि ये सबसे स्मॉलेस्ट होगा, है ना। तो मैंने फिर से 6 को इसी के अंदर डाल दिया। जब 6 को इसी के अंदर डालूंगा तो मान लो ऐसा दिखने वाला है, ये ले। क्लियर, हाँ जी। अब यहां से फिर से 2 स्मॉलेस्ट को सिलेक्ट किया, तो मान लो 2 स्मॉलेस्ट को एक एक करके सिलेक्ट किया, 6 से 6 बाहर निकले, तो यहां बचा है सिर्फ 7 और 9। क्लियर, इनको सेलेक्ट करने के बाद ये 12 बचा है, कॉस्टिंग 12 आ गई। इस 12 वाली रोप को फिर से इसके अंदर डालो, तो मान लो 12 यहां कनेक्ट हो गया। फिर से अगले 2 को निकालो,
तो यहां पे मैं प्रायोरिटी क्यू का यूज इजीली कर सकता हूं। किसका? प्रायोरिटी क्यू का। क्लियर? हां जी। तो सबसे पहले मुझे क्या बिल्ड करना पड़ेगा? प्रायोरिटी क्यू को बिल्ड करना पड़ेगा बस। तो भैया एक मेथड तो मैं खुद से बिल्ड करूं कोड लिख के, एक है डायरेक्ट एचटीएल का यूज कर लूं प्रायोरिटी क्यू का। क्लियर? हां जी। तो अगर मैं प्रायोरिटी क्यू को एक एक करके इंसर्ट करवाता हूं, मान लो पहले मैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाला 2 को, फिर 4, फिर मेरा ये, मतलब जिस भी ऑर्डर में आप डालोगे तो ये ऐसे करके बिल्ड होगी। क्लियर? और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो निकलेगी n log n, इसको बिल्ड करने की। ऑर्डर ऑफ n मत बोल देना, ऑर्डर ऑफ n मत बोल देना, n log n होगी प्रायोरिटी क्यू को बिल्ड करने का। क्लियर ये चीज? हाँ जी। अगर जब मैं देखो, जब मैं एरे को, जब मेरे पास पूरा एरे गिवन है, उसको जब मैं डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट करता हूं? अपने मिनिमम हीप में, वहां पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी वो निकलेगी ऑर्डर ऑफ n। लेकिन जब मैं एक एक करके करता हूं, एक एक करके, जब मेरे पास प्रायोरिटी क्यू गिवन है, ठीक है, जब मैं उसमें एक एक करके एलिमेंट डालूंगा, मान लो मैंने प्रायोरिटी क्यू के अंदर पहले 4 डाला तो 4 ऐसे गया, फिर मैंने 2 डाला तो 2 पहले यहां पे कनेक्ट होगा, हाँ जी, और फिर ये बैलेंस आउट होगा ये ऐसे करके, तो 2 यहां चला जाएगा और 4 यहां चला जाएगा। फिर मैंने इसके अंदर 7 डाला तो 7 यहां चला गया, फिर मैंने इसके अंदर 6 डाला तो 6 यहां पे आ गया, फिर मैंने इसके अंदर 9 डाला तो ये 9 यहां पे चला गया। तो ये जब आप एक एक करके कराते हो ना, एक एक करके, तो वहां पे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n log n। क्लियर? हाँ जी। हाँ, अगर आपने पूरे एरे को पकड़ा है और जो मेथड हमने यूज किया है, यहां पे मैं एचटीएल की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमने मिनी एरे को डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट किया था? मिनी हीप में। वहां पे आपके ऑर्डर ऑफ n लगेगी जब सारे एलिमेंट मेरे पास एक साथ हैं और मैं स्टेप डाउन मेथड का यूज कर रहा हूं। लेकिन जब आप प्रायोरिटी क्यू के हिसाब से करोगे, प्रायोरिटी क्यू मतलब जब आप एचटीएल का यूज कर रहे हैं, आप प्रायोरिटी के अंदर पुश मरवा रहे हो एक एक करके, कि पहले मैंने 2 डाला, फिर 4 डाला, फिर 7 डाला, फिर 6 डाला, फिर 9 डाला, वहां पे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n log n। क्लियर? हाँ जी। भैया फिर तो हमें ये स्टेप डाउन वाला मेथड यूज करना चाहिए। मैंने कहा अभी रुको, मैं प्रायोरिटी क्यू से क्यों कर रहा हूं, अभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि यहां पे हमारा इंसर्शन डिलीशन दोनों ऑपरेशन होने वाले। क्लियर? हाँ जी। तो जब ये मैंने कर लिया, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, एक एक करके क्या कर रहा हूं, 2 सबसे स्मॉलेस्ट को हटा देता हूं। हाँ जी। तो मान लो ये मेरी प्रायोरिटी क्यू है, ऐसे करके एक गोला बना लेता हूं कि 2 4 7 6 9। मैंने 2 सबसे स्मॉलेस्ट को निकाला, हाँ जी, उसकी कॉस्टिंग लिख दी, हाँ जी, और फिर उसको इंसर्ट करा दिया। फिर अगले 2 स्मॉलेस्ट को निकाला, कॉस्टिंग 12 बैठी, हाँ जी, और फिर से उसको अंदर डाल दिया। अगले 2 स्मॉलेस्ट निकाले, कॉस्टिंग 16 बैठी, और फिर से उन्हीं को अंदर डाल दिया। फिर अगले 2 स्मॉलेस्ट को निकाला, 28 कॉस्टिंग बैठी, उसी को अंदर डाल दिया। और जैसे ही मेरा इसकी लेंथ सिर्फ एक ही बची है, जब मेरे प्रायोरिटी के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट बचा होगा, तो मैं स्टॉप कर जाऊंगा। जो ये आंसर निकलेगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? हाँ जी भैया। अब इसमें कितना टाइम आपको लगने वाला है, कितना टाइम आपको लगने वाला है? देखो, आप प्रायोरिटी क्यू को कोई भी मेथड से बनाओ, कोई भी मेथड से, चाहे आप इससे बनाओ, इससे बनाओ, ठीक है, आप स्टेप डाउन मेथड से बनाओ कि मैंने पूरे एरे को एचटीएल का यूज नहीं कर रहा हूं, आप इससे भी बना सकते हो और इससे भी बना सकते हो, सीधा एचटीएल से। अगर इससे बना दिया तो ऑर्डर ऑफ n टाइम लग जाएगा, इससे बना दिया तो n log n टाइम लग जाएगा। तो कुछ देर के लिए इसको इग्नोर मार देते हैं, इन दोनों को। क्लियर? मान लो आपके पास प्रायोरिटी क्यू प्रेजेंट है, मान लो कुछ देर के लिए आपके पास प्रायोरिटी क्यू प्रेजेंट है। अब आप यहां पे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, जब मैं 2 को बाहर निकालूंगा, 2 को आपको बाहर निकालना पड़ेगा ना, हाँ जी, मिनिमम एलिमेंट को, तो 2 को मैंने बाहर निकाल दिया। क्लियर? तो ये अरेंज होके कुछ बन जाएगा ऐसी कि 4 6 7 9 आपके पास बचे हैं, कि 4 6 7 9। तो जब आपने 2 को डिलीट मारा होगा, यहां से डिलीट तो मारा होगा, कि कितना टाइम लगा होगा भैया? लॉग इन। फिर आपने फिर से किसको मारा है? 4 को, अगले स्मॉलेस्ट को, कितना टाइम लगा होगा? लॉग इन। डिलीशन का हमें पता है ना, लॉग इन टाइम लगता है, हाँ जी, तो एक और लॉग इन टाइम लग गया। तो 2 और 4 को मैंने कनेक्ट करा तो 6 लाइन का मेरे पास आ गया। क्लियर? अब फिर से इस 6 को इसके अंदर इंसर्ट करवा दो। क्लियर? हाँ जी। तो जब मैं इसको फिर से इंसर्ट कराऊंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 6 6 7 और 9। तो इंसर्ट कराने का टाइम कितना लगेगा? लॉग इन टाइम लगेगा। क्लियर? हाँ जी भैया। तो ये 3 लॉग इन टाइम में मेरा एक ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो गया। अब आप फिर से अगले 2 रो को सिलेक्ट करोगे जो स्मॉलेस्ट होंगे, तो इसमें फिर से 6 और 6 बाहर निकलेगा, तो लॉग इन इसके लिए, लॉग इन इसके लिए, और जो कनेक्ट होने के बाद फिर से आप 12 को इसके अंदर डालोगे, उसके लिए भी लॉग इन। तो अब लेंथ कितनी हो गई आपकी? कि मेरा 7 9
और 12। क्लियर ये चीज? हाँ जी। और यही काम आप बार बार करते हुए चलते रहते हो कि अगले दो को निकालो, है ना, जो दो स्मॉलेस्ट हैं, दो स्मॉलेस्ट को निकाल के लॉग एन और फिर इंसर्ट कराओ जो उनको कनेक्ट करके आएगा। तो इसमें 3 लॉग एन। तो यही काम आपको कितनी बार करना पड़ता है? n-1 इंटू लॉग एन टाइम। इतनी बारी तो करना पड़ता है। हर बार कितना आ रहा है? अगर मैं इसको 3 लॉग एन भी बोल दूं, इतनी बारी करना है। 3 लॉग एन ऑपरेशन है और यही काम मुझे n-1 टाइम करना पड़ता है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, जब तक यहां पे सिर्फ एक सिंगल रूप ना बचे तब तक मुझे ये काम करना पड़ता है। मान लो फिर से करा, पहले दो को सेलेक्ट किया, हाँ जी, जो स्मॉलेस्ट है, और फिर उसी को इंसर्ट करा दिया, तो उसके बाद मेरा बचेगा 12 और 16। तो यही काम मैं बार 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 क्या करता हूं? करते जाता हूं। तो भैया ये काम मैंने कितनी बार किया? n-1। और उसको, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है एक बार करने की? कि पहले दो स्मॉलेस्ट को सेलेक्ट करो और फिर उसको इंसर्ट करो, तो लॉग एन। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? n log n। क्लियर ये चीज? हाँ जी भैया, ये चीज क्लियर है। अब आप स्टेप डाउन मेथड से अगर इसको सॉल्व करते तो भैया n टाइम तो लगता ही, हाँ, पर यहां पे n log n ऑलरेडी मुझे दे रखा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकलती? n log n निकल जाती। क्लियर? हाँ जी। और अगर आप प्रायोरिटी क्यू से करते तो n log n प्लस n log n ही रहता। क्लियर? तो यहां पे जो मेथड मैं सेलेक्ट करता हूं वो क्या कर लेता हूं? प्रायोरिटी क्यू। आप इससे भी कर सकते हैं स्टेप डाउन वाले मेथड से, लेकिन ये क्या हो जाएगा? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि मुझे ट्री पूरे तरीके से बिल्ड करना पड़ेगा, फिर उसमें ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे, फिर बहुत सारी घिसड़ पसड़ करनी पड़ेगी, इंसर्शन, डिलीशन। तो इससे बढ़िया सिंपल सा प्रायोरिटी क्यू को सिलेक्ट करो, उससे सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको पता है कि डिलीशन में तो मेरा टाइम खर्च होने ही वाला है। क्लियर है? हाँ जी। इसमें क्या करना? प्रायोरिटी क्यू में p.push, p.pop, लेकिन यहां पे पूरे कोड को लिखना पड़ेगा। तो आप देख लो आपके एफर्ट कहां जा रहे हैं। क्लियर है? हाँ जी। जब मुझे पता है कि ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n से कम तो हो ही नहीं सकती, तो इसको सेलेक्ट करके कोई फायदा है नहीं, इससे मुझे फालतू में एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा। तो सिंपल मैं प्रायोरिटी क्यू को सिलेक्ट करूंगा और ये इंसर्शन डिलीशन वाले ऑपरेशन को अप्लाई कर दूंगा। यहां पे ये स्मार्ट वर्क खेलना है। क्लियर? हाँ जी। तो यहां पे मैंने क्या सीखा कि भैया मुझे शॉर्ट एरे वाले से नहीं करना, किससे करना है? प्रायोरिटी क्यू के हेल्प से, जिससे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई? n log n आ गई। क्लियर है? हाँ जी भैया, ये चीज क्लियर है। अब यहां पे जो गौर करने वाली हमारे पास जो चीज होगी, गौर करने के लिए क्या है कि भैया ये एरे वाला काम क्यों नहीं किया? देखो, एरे वाला इसलिए काम नहीं किया, सॉर्ट तो आप कर दे रहे थे, उसमें सॉर्ट आप सॉर्टिंग कर दे रहे थे, हाँ जी, ये आपके पास सॉर्टेड फॉर्म में डेटा आ रहा था। क्लियर? हाँ जी। लेकिन जब मैं सॉर्ट कर दे रहा हूं, उनको सिलेक्ट कर दे रहा हूं, इन दोनों को सिलेक्ट कर दे रहा हूं, तो यहां पे जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिलेक्ट करने की 1 होगी, है ना, लेकिन सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट जो मैं करवा रहा हूं ऑपरेशन, उसमें मेरे पास एन टाइम लग रहा है ना। उसके बाद उसको उसकी करेक्ट पोजीशन में डालो, फिर शिफ्टिंग कराओ, ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग जा रहा था। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, टोटल ऑर्डर ऑफ एन टाइम है एक ऑपरेशन का, दो को सेलेक्ट किया फिर उसको उसी करेक्ट पोजीशन में डाला। वहीं अगर मैं प्रायोरिटी क्यू की बात करूं, सिलेक्शन में कितना टाइम लग रहा है? लॉग एन प्लस लॉग एन, दो स्मॉलेस्ट को। क्लियर? और इंसर्ट कराने में फिर कितना टाइम लग रहा है? लॉग एन, तो 3 लॉग एन। वहीं यहां पे ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा है, इसीलिए मुझे ये वाला ऑपरेशन ज्यादा बेनिफिशियल लग रहा है। अगर यहां पे क्या होता, अगर यहां पे इंसर्ट कराने का कोई सीन नहीं होता ना, तो फिर मैं इस मेथड को यूज ना करता, फिर तो मैं सिंपल यही कर देता, क्योंकि मुझे पता है कि बाहर निकालने का टाइम तो ऑर्डर ऑफ 1 है। वहीं यहां पे 2 लॉग एन है बाहर निकालने का, बाहर फिर इस मेथड को करके कोई फायदा था नहीं, कोई फायदा नहीं था, फिर तो सीधे करो। लेकिन यहां पे मैं इंसर्ट भी करा रहा हूं कि दो को सेलेक्ट किया फिर इंसर्ट भी कराया, उससे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसकी उसी फेज में रह रही है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? आपको यहां पे क्या चाहिए था? मिनिमम वाले एलिमेंट चाहिए थे, हाँ जी, लेकिन उसके बाद जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहे थे उसको आपको इस एरे के अंदर भी डालना पड़ रहा था, जिससे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जा रही थी शिफ्टिंग वगैरह से। लेकिन यहां पे वो काम नहीं हो रहा है। ठीक है? वहां पे कितना टाइम हो जा रहा है? लॉग एन टाइम में ही हो जा रहा है, वहीं यहां पे ऑर्डर ऑफ एन टाइम में। इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर? हाँ, अगर बाहर निकालने का होता फिर तो आप एरे वाले मेथड को प्रेफर कर सकते थे, लेकिन यहां पे कुछ अलग काम हो रहा है। ठीक है? उसके बाद वो इंसर्ट होने वाला काम भी हो रहा है, इसलिए मैं इस मेथड को प्रेफर करूंगा। ये चीज क्लियरिटी है? हाँ जी भैया, ये चीज क्लियर है। तो चलो चलते हैं किसमें? कोड पार्ट पे। अब हम आते हैं अपनी सेकंड प्रॉब्लम में। सेकंड प्रॉब्लम में हमें क्या दे रखा है? एक एरे दे रखा है जो कि लॉन्ग टाइप का है, और एक एन दे रखा है जो एरे का साइज मेरा होने वाला है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है? हीप क्रिएट करना, है ना। कौन सा हीप? मिन हीप। चलो पहले उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूं प्रायोरिटी क्यू। मैं प्रायोरिटी क्यू ही यहां पे यूज कर रहा हूं ताकि उसकी कैलकुलेशन मिलने इजी रहे। लॉन्ग टाइप का, क्योंकि डेटा लॉन्ग टाइप का रख रहा हूं। वेक्टर के अंदर भी लॉन्ग कॉमा ग्रेटर
लॉन्ग लॉन्ग, इस तरीके से मैंने प्रायोरिटी क्यू को बना दिया। उसके बाद मेरा काम क्या है कि जो भी एरे के अंदर एलिमेंट रखे उन सबको किसके अंदर डाल दो, प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल दो। चलो फॉर लॉन्ग लॉन्ग आई इक्वल टू कहां से, 0 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। तो भैया पी डॉट पुश एरे ऑफ आई को मैंने प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल दिया सबको एक एक करके। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे आंसर में देना है अपनी कॉस्ट को। तो भैया एक लॉन्ग लॉन्ग कॉस्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने किससे, 0 से। इसमें तो सिंपल सी है। हाँ जी, अब मुझे क्या करना पड़ता है, दो मिनिमम को सिलेक्ट करना पड़ता है, इसलिए मैंने प्रायोरिटी क्यू लिया है। हाँ जी, और उनको कनेक्ट कर दो। हाँ जी, जो भी कॉस्टिंग आएगी उसको इस कॉस्ट के अंदर जोड़ दूंगा। अब फिर मान लो मैंने 3 और 2 को सिलेक्ट किया तो 5 साइज की एक रो बन गई, फिर से 5 को फिर से प्रायोरिटी क्यू के अंदर ही डाल दो। और ये काम मुझे कब तक करना पड़ता है, जब तक मेरे पास एक सिंगल रो ना बच जाए, है ना। हाँ जी, तो वो कैसे पता चलेगा, जैसे मेरा वाइल पी डॉट साइज जब तक ग्रेटर देन 1 है ना। हाँ जी, ये क्लियर है। हाँ जी भैया, ये क्लियर है। जब मेरे प्रायोरिटी क्यू का साइज 1 हो जाएगा तो मुझे पता है उसमें सिंगल एलिमेंट बचेगा और वही मेरे रोप का साइज होने वाला है। क्लियर। हाँ जी, क्योंकि सबको कनेक्ट करके एक सिंगल रोप में मुझे कन्वर्ट करना है। अब यहां पे सबसे पहले क्या होगा, मैं ले लूंगा एक लॉन्ग लॉन्ग रोप, जो टॉप पे रखा हुआ है उसको निकालो। तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट बाहर निकल चुका है, तो उसको पॉप भी कर दो। क्लियर। हाँ जी, अब सेकंड स्मॉलेस्ट को निकालना है, जो सेकंड स्मॉलेस्ट होगा। क्लियर। हाँ जी, तो सेकंड स्मॉलेस्ट को अगर मैं बाहर निकालता हूं तो रोप के अंदर ही उसको ऐड करवा देता हूं। तो पी का टॉप और उसे भी पी से पॉप कर दिया। तो अब जो नई रोप है उसकी लेंथ ये हो चुकी है। क्लियर। हाँ जी, और कॉस्ट कितनी लगी होगी, कॉस्ट के अंदर रोप को ऐड कर दो। क्लियर। जैसे मैंने 3 और 2 को निकाला तो इनको कनेक्ट करने के कितना कॉस्ट लगी होगी, 3 और 2 5, वही मैंने कॉस्ट के अंदर ऐड कर दिया। आई होप आपको क्लियर होगा। हाँ जी भैया, ये चीज मुझे क्लियर है। और उसके बाद पी डॉट पुश कर दो, किसको, रोप को, और लास्ट में रिटर्न करवा दो अपने कॉस्ट को। एज सिंपल एज दैट। और सबमिट कर देते हैं इसे। चलो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम में, मैजिशियन एंड चॉकलेट्स। आपके पास एक एरे गिवन होगा और वो दिखा रहा है आपके बैग्स को कि ये एक बैग है, दूसरा बैग, तीसरा बैग, चौथा बैग और पांचवा बैग। और इसमें रखी गई है चॉकलेट्स। इसमें 2 चॉकलेट रखी है, इसमें 4 चॉकलेट रखी है, इसमें 8, इसमें 6 और इसमें 10 चॉकलेट। और मान लीजिए आप यहां पे खड़े हैं और मैं एक मैजिशियन हूं और आपको इन बैग से उठा के किसी भी बैग को आप सिलेक्ट करके उससे चॉकलेट को उठा सकते हैं और खा सकते हैं। अब आपके पास दिया गया है एक टाइमर कि भैया a इक्वल टू 5, मान लो आपके पास 5 सेकंड है चॉकलेट को खाने के। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बैग को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें जितनी भी चॉकलेट रखी है उनको उठा के खा सकते हैं 1 सेकंड के अंदर। क्लियर। हाँ जी, फिर आपसे पूछा गया कि भैया इस 5 सेकंड के अंदर आप टोटल कितनी चॉकलेट खा जाओगे। क्लियर। हाँ जी, और आप क्या करोगे, भैया मुझे ज्यादा चॉकलेट खानी है, मुझे अपने को बीमारी भी तो लगानी है, शुगर की, डायबिटीज वगैरह नहीं होगा इस जन्म में तो कब होगा, है ना। हाँ जी, तो आपने क्या करना है, ज्यादा चॉकलेट उठानी है। हाँ जी, 5 सेकंड के अंदर। वो कह रहा आप मैक्सिमम कितनी चॉकलेट खा सकते हो। अब इसमें एक ट्विस्ट और दे रखा है, छोटा सा एक ट्विस्ट है। मान लीजिए अगर आपने 6 वाला उठा दिए, ठीक है, आपने इस बैग को सिलेक्ट किया और आपने 6 की 6 चॉकलेट खा दी। मैं तो हूं मैजिशियन, मुझे आपको देनी है डायबिटीज। हाँ जी, तो मैं क्या करूंगा, अगर आपने 6 चॉकलेट खा दी तो इसका आधा मैं फिर से इसके अंदर भर दूंगा। मान लो आपने 6 चॉकलेट खा दी, तो उसके बाद 2, 4, 8, 10, इनमें तो इतनी चॉकलेट रहेंगी। हाँ जी, तो आपने 6 वाली तो खा दी, तो लेकिन मैं इसके अंदर इसका आधा भर दूंगा। क्लियर। हाँ जी, आपने 6 चॉकलेट खा दी। उसके बाद मान लो आपने ये वाला बैग सेलेक्ट कर दिया 10 वाला, तो आपने 10 के 10 चॉकलेट खा दी। हाँ जी, इसकी आधी मैंने इसके अंदर फिर से भर दी। तो पहले सेकंड में ये हुआ, दूसरे सेकंड में ये हुआ, फिर मैंने कहा फिर से खाओ, आपने मान लो ये वाले सेलेक्ट कर दिया, तो मैंने आधा इसके अंदर भर दिया ऐसे करते हुए, 4 चॉकलेट खा दी। फिर मैंने कहा फिर से खाता हूं, आपने 5 चॉकलेट खा दी, तो इसका आधा मैंने इसके अंदर भर दिया। 5 का आधा कितना होता, 2.5 होता, तो 2 फ्लोर वैल्यू उसकी लेनी है। फिर से आपने बोला कि भैया मैं 2 चॉकलेट और खा जाता हूं, तो इसका आधा ही मैं यहां भर दूंगा।
तो अब मेरे 5 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं। तो आपने कितनी चॉकलेट खाई है? 10 से 16, 4 20, 25 और 2 27। 27 चॉकलेट आप टोटल खा पाए हैं। क्लियर है? हाँ जी। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि आपको मैक्सिमम चॉकलेट खानी है, मैक्सिमम। क्लियर? हाँ जी। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी होंगी आपके पास चॉकलेट खाने की। हाँ जी। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे इस प्रॉब्लम को? बताइए कि मैं मैक्सिमम कितनी चॉकलेट खा पाऊंगा। आप जिस भी बैग से चॉकलेट उठाओगे उसकी आधी चॉकलेट मैं उसी बैग के अंदर दोबारा भर दिया करूंगा। अब देखो, इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान काम है। आप कैसे खाओगे चॉकलेट? आपको जिस बैग में सबसे ज्यादा चॉकलेट दिखेंगी आप उसमें टूट पड़ोगे, है ना? हाँ जी। मुझे 10 वाला दिखा तो मैं 10 वाले को पहले टूटूंगा, तो मैंने इसके अंदर 5 भर दिए। फिर आपको 8 वाला दिखा क्योंकि मैक्सिमम चॉकलेट खानी है मुझे, हाँ जी, इसकी आधी मैंने फिर से इसके अंदर भर दी। फिर आपने बोला 6 वाली चॉकलेट, तो मैंने फिर से उस बैग के अंदर आधी भर दी। आपने बोला 5 वाली चॉकलेट, तो उसकी आधी मैंने उसके अंदर भर दी। आपने बोला भैया 4 वाली, तो उसकी आधी मैंने उसके अंदर भर दी। तो 10 8 18 6 24 5 29 और 4 33। 18 6 24 5 29 और 4 33। आप टोटल मैक्सिमम 33 चॉकलेट्स खा सकते हैं इजीली। क्लियर? हाँ जी। तो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल बेस्ट होगी। इस 33 को आपको आंसर में देना है। क्लियर है? हाँ जी। तो बताइए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे सोचेंगे भैया इसको सॉल्व करेंगे, एक काम कर लेता हूं, जब मुझे मैक्सिमम ही उठाना है इसमें से, एरे में से, तो एक काम कर लेता हूं, इसको सॉर्ट कर देता हूं। बिल्कुल, ये स्ट्रेटजी आप सोच सकते हो। हाँ जी। तो आपने क्या करा? 2 4 6 8 10, आपने इसको सॉर्ट कर दिया। अब आपने सिंपल सी स्ट्रेटजी लगाई कि भैया लास्ट में जो एलिमेंट रखा होगा उसको मैं खा दूंगा। क्लियर? हाँ जी। इसको कन्वर्ट करने में आपको लगेंगे n log n टाइम, जो भी स्ट्रेटजी आप यूज करोगे, मर्ज सॉर्ट वगैरह जो भी। तो आपने 10 चॉकलेट खा दी। ओके, हाँ जी। इसकी आधी मैं यहां भर दूंगा 5 को। हाँ जी। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? इस 5 को इसकी सही पोजीशन पे लेके जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आप इसको सॉर्टेड वे में रख रहे हो। तो कितना टाइम और लगेगा आपको? 1 टाइम में तो आपने लास्ट वाला सेलेक्ट कर दिया। हाँ जी। इसको इसकी सही पोजीशन में आने में कितना टाइम लगेगा? आपने इसकी सही पोजीशन ढूंढी यहाँ पे। क्लियर? हाँ जी। उसके बाद शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, तो n टाइम आपको लगने वाला है। लगेगा नहीं लगेगा? हाँ जी। शिफ्टिंग हो रही है। ओके, सही पोजीशन ढूंढने के लिए बाइनरी सर्च लगा सकते हो, लॉग इन मिल जाएगा, लेकिन शिफ्टिंग में आपका टाइम लगेगा। तो ये रहा आपका टाइम। फिर से आपको चॉकलेट खानी है, तो आप लास्ट वाले को उठा लोगे। ये लीजिए भैया, 8 वाला मैंने उठा लिया। तो मैं क्या करूंगा? उसी में ये सी को दर्शा रहा है, 2 4 5 6 4, फिर 4 को उसकी सही पोजीशन में लेके जाओ। ठीक है? तो n टाइम फिर से मुझे लग जाएगा। क्लियर? हाँ जी। तो अगर इस स्ट्रेटजी को मैं यूज करता रहूंगा तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकलेगी? ये n कितनी बार चलेगा? जब तक a एग्जिस्ट करता है। हाँ जी भैया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगी a इंटू n। क्लियर है? हाँ जी। और प्लस n log n जो आपको सॉर्ट करने के लिए लगा था, ये आपकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल गई। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। अब हम में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया जब मुझे मैक्सिमम एलिमेंट ही सिलेक्ट करना है, अब मुझे हर बार n टाइम ही लग रहा है, तो मैं सॉर्ट क्यों ही कर रहा हूं? सॉर्ट करके कोई फायदा ही नहीं है। सॉर्ट करके फायदा क्या है फिर, है ना? तो एक एक करके मैं ढूंढ ही लेता हूं कहां पे मैक्सिमम लगा है ना, ताकि n log n वाला टाइम मेरा बच जाएगा। हाँ जी। तो आप वो वाली स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं कि भैया मैं सिलेक्ट ही नहीं कर रहा हूं, मैं सॉर्ट ही नहीं कर रहा हूं, मैं n टाइम में यहां से मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढ लूंगा। क्लियर? हाँ जी। मान लो n टाइम में मैंने मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढ लिया, तो यहां पे मैंने इसको 5 बना दिया, तो n टाइम मुझे लगा होगा, क्योंकि सॉर्टिंग का तो कोई टाइम नहीं होगा। फिर से मैंने मैक्सिमम ढूंढा, तो उसके लिए फिर से n टाइम। तो कितनी बार आपको करना पड़ेगा? ये जितनी बार ये रहेगा, तो उससे आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी पहुंच जाएगी? a इंटू n। क्लियर है? हाँ जी। ये n कितनी बार है? a टाइम्स। क्लियर? तो इससे बेटर मेथड तो ये है, इससे बढ़िया तो। क्लियर? हाँ जी भैया, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी भैया, बिल्कुल बेस्ट। इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, अब यहां पे ट्विस्ट क्या है? ये जो a आपको दे रखा है यहां पे, ये कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा जो a आपको दे रखा ना, ये तो कुछ भी हो सकता है। ये a की वैल्यू आपके n स्क्वायर के n के बराबर भी हो सकती है, n स्क्वायर के बराबर भी हो सकती है, n क्यूब के बराबर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हो सकती नहीं हो सकती? हाँ जी भैया। तो वर्स्ट केस भी अगर अज्यूम करूं, ये बहुत बड़ी वैल्यू निकलेगी ये वाली, तो इसको तो मैं इग्नोर मार सकता हूं। ये a तो कुछ भी हो सकता ना। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ बैग्स मेरे कितने, a की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती ना। हाँ जी।
मुझे ये तो नहीं है कि ए एन से छोटा होगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, तो उस केस में मैं इसको इग्नोर मार सकता हूं। आप ये वाला मेथड सेलेक्ट करें, ये वाला मेथड सेलेक्ट करें, कोई भी सेलेक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ए की वैल्यू क्या हो सकती है, जितने मेरे बैग से उसके बराबर। ए तो क्या सिंपल टाइम ही है। हाँ जी, ए 100 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, एन की वैल्यू से क्या पता कितनी बड़ा हो, या ये भी हो सकता है छोटा हो, है ना। लेकिन मैं तो वर्स्ट केस अज्यूम कर रहा हूं कि ये बहुत ही बड़ा होगा, अगर मुझे वर्स्ट केस अज्यूम करना है ना। हाँ जी, अब दूसरा मेथड हमारे पास क्या हो सकता है, ए इंटू एन तो मैंने निकाल दिया। सेकंड मेथड मेरे पास क्या हो सकता है, मुझे यहां पे करना क्या है, मुझे मैक्सिमम एलिमेंट को सिलेक्ट करना है ना भाई, मैक्सिमम एलिमेंट को हर बार। हाँ जी, तो मैं मैक्स हीप का प्रयोग कर सकता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कर सकता नहीं कर सकता। हाँ जी, तो अगर मैं एक हीप क्रिएट कर लूं, हीप, क्लियर। हाँ जी, उसके अंदर इनको रख दूं, कर सकता हूं। हाँ जी, उसके अंदर से मैं एलिमेंट उठाना शुरू कर दूं, मैंने उठा दिया, मान लो सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट मैंने 10 उठा दिया, और इसका आधा फिर से मैंने इसी के अंदर डाल दिया। तो सेलेक्ट पहले तो मैंने क्या करा होगा, डिलीट करा होगा यहां से जो मैक्सिमम एलिमेंट है, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, लॉग एन टाइम। हाँ जी, और फिर मैंने इंसर्ट किया, उसके लिए भी लॉग एन टाइम, ये दो तो लगेगा। 10 को निकाला लॉग एन टाइम में, 10 को अंदर डाला लॉग एन टाइम, सॉरी 5 को अंदर डाला लॉग एन टाइम में, तो हर ऑपरेशन में 2 लॉग एन टाइम लगेगा। क्लियर है। फिर से मैंने उठाया मैक्सिमम 8, डिलीट करा एक तरीके से। हाँ जी, और फिर इंसर्ट करा दो आधा, फिर मैक्सिमम को उठाओ और उसका आधा अंदर डाल दो, मैक्सिमम को उठाओ और उसका आधा अंदर डाल दो, मैक्सिमम को उठाओ उसका आधा अंदर डाल दो। ऐसे करते करते मैंने कर दिया। हाँ जी, तो हर ऑपरेशन मुझे कितना टाइम लग रहा है भैया, 2 लॉग एन टाइम लग रहा है। क्लियर। हाँ जी भैया, इंसर्शन डिलीशन में तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ए इंटू 2 लॉग एन, यही तो होगा। हाँ जी भैया, ये ऑपरेशन मुझे कितनी बार करना पड़ेगा, जितनी बार ए है मेरे पास। हाँ जी, तो ए लॉग एन मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। और उसके साथ ही ये जो हीप आपने क्रिएट किया है, ये आपने किस मेथड से किया है, क्या आपने स्टेप डाउन वाले मेथड से किया है, क्या आपने पूरा कोड पहले इस एरे को कन्वर्ट किया है एक साथ पकड़ के अपने मैक्स हीप में, या फिर आपने एसटीएल का यूज किया, उसके हिसाब से यहां पे वैल्यू डिसाइड होगी कि एन लॉग एन आएगी या एन आएगी। क्लियर। हाँ जी, ये तब जब मैं एसटीएल का प्रयोग करूंगा, ये तब जब मैं सीधा एरे को कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, अपने मैक्स हीप में, जो हमने देखा था प्रीवियस क्लास में। क्लियर। हाँ जी, मैंने कहा आपको ये वैल्यू बहुत बड़ी होगी, तो इस टर्म को तो हम इग्नोर ही मार सकते हैं, मार सकते नहीं मार सकते, ए की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। हाँ जी, तो मैं सिर्फ इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। क्लियर। हाँ जी, तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी ए लॉग एन, क्योंकि मुझे क्या अज्यूम करना है, वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, ए बहुत बड़ा हो सकता है एन के मुकाबले। क्लियर। हाँ जी, तो अगर ए बहुत बड़ा है तो भैया ये टर्म तो इग्नोर ही हो गई, ए अगर एन हो जाता है एन लॉग एन आ जाएगा, ए अगर एन स्क्वायर होता है एन स्क्वायर लॉग एन आ जाएगा, ए अगर एन क्यूब के बराबर होता है एन क्यूब लॉग एन आ जाएगा। क्लियर। हाँ जी, तो मुझे सिर्फ बड़ी वाली वैल्यू को देखना है। क्लियर। हाँ जी, पहले वाले में कितना आ रहा था ए एन, इसमें कितना आ रहा है ए लॉग एन, तो भैया ये मेथड ज्यादा बढ़िया है। और सिंप्लीफाई करने के लिए चीजों को मैं एसटीएल का प्रयोग कर लूंगा, मुझे इससे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। हाँ जी भैया, क्लियर। देखो इससे क्यों नहीं करना, कैलकुलेशन फालतू में कॉम्प्लेक्स बनती जाएगी, पूरा कोड लिखना पड़ेगा इधर उधर। क्लियर है। हाँ जी, अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया यहां पे एरे तो बेस्ट मेथड नहीं है, बेस्ट मेथड क्या है मेरा, मैक्स हीप का। देखो ये नहीं है कि आप एरे को कभी सिलेक्ट ही नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप सिर्फ डिलीट कर रहे हो चीजों को, डिलीट, वहां पे आप एरे को प्रीफर कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिलीट और इंसर्ट दोनों कर रहे हो तो वहां पे मुझे हमेशा हीप को प्रेफरेंस देनी है। क्लियर है। हाँ जी, कि जब भी आपको मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट उठाना है, ठीक है, वहां पे डिलीशन इंसर्शन दोनों ऑपरेशन चल रहे हैं, तो वहां पे हीप मेरे पास बेटर ऑप्शन है। क्लियर। वरना अगर सिर्फ डिलीट कर रहे हो, डिलीट मतलब एलिमेंट को उठाना, सबसे बड़े एलिमेंट को उठा दिया 10 को, उसके बाद मैं कुछ भी इंसर्ट नहीं कर रहा हूं, अगर मुझे 10 को बाहर निकाला तो इंसर्ट नहीं करा रहा हूं, तो उस केस में एरे मेरे लिए बेस्ट होगा। क्लियर, क्योंकि मेरी जो कैलकुलेशन होगी थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। क्लियर। हाँ जी, आपने सॉर्ट कर दिया, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें भी दोनों में सेम आएगी। आप इसमें डिलीट वाले केस में भी आप हीप को सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एरे को सॉर्ट करने में भी आपको एन लॉग एन टाइम लगेगा, इसमें भी आपका हीप में भी कितना टाइम लगेगा क्रिएशन में, एन भी लग सकता है और क्या हो सकता है, चल एन वाले टाइम में, ठीक है। लेकिन जब आप इससे सेलेक्ट करना स्टार्ट करोगे वहां पे आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन तक जा सकता है या फिर ए लॉग एन तक, ऐसे करके।
आई होप ये मेथड क्लियर होगा। हाँ जी, पर लेकिन जब आपका डिलीट इंसर्ट दोनों ऑपरेशन हो रहे हैं, डिलीट भी कर रहे हो इंसर्ट भी कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है अगर आपके पास सॉर्टेड एरे दे रखा है, मैंने नया एलिमेंट दे दिया आपको और बोला इसको इसकी इंसर्ट कराओ यहां पे, तो वहां पे आपको कितना टाइम लगता है? ऑर्डर ऑफ एन टाइम। वहीं हीप में कितना लगता है? लॉग एन टाइम लगता है। क्लियर? हाँ जी, डिलीट करने में एरे से कि मैक्सिमम एलिमेंट को मुझे डिलीट मानना है, ऑर्डर ऑफ वन टाइम है। लेकिन इसमें कितना हो जाएगा? हीप में कितना हो जाएगा डिलीट करने में? लॉग एन टाइम लगेगा। क्लियर? जब ये दोनों ऑपरेशन आप एक साथ कर रहे हो तो हीप को प्रेफरेंस दीजिए हमेशा। क्लियर ये चीज? हाँ जी भैया। लेकिन जब आप सिर्फ डिलीट कर रहे हो, ठीक है, आप डिलीट कर रहे हो, तो आप क्या किसको प्रेफरेंस दे सकते हो? एरे को। क्लियर? हीप को भी दे सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, लेकिन हीप के लिए आपको फिर को कैलकुलेशन को उसी हिसाब से लेके जाना पड़ेगा। एरे में क्या होगा? पहले सॉर्ट करना पड़ेगा log n टाइम और फिर जाके आप डिलीट कर रहे हो। ठीक है, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर हीप को आप दूसरे तरीके से क्रिएट करते हो ऑर्डर ऑफ n टाइम से, फिर जाके आप डिलीट कर रहे हो, वहां पे भी आपके पास उतना ही टाइम लगने वाला है, क्योंकि डिलीट का कितना होता है? log n टाइम होता है। क्लियर ये चीज? हाँ जी भैया, ये चीज मुझे क्लियर है। अभी इसके ऊपर हम और भी ज्यादा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। पर अभी के लिए आप इसको एक सिंप्लीफाइड वर्जन इसका समझ सकते हैं। चलो हम चलते हैं अपने इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे। चलो अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं मैजिशियन एंड चॉकलेट, इस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, इंटरव्यू वेट में मुझे दे रखा है। अब यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल नोट दे रखा है, ये इन्होंने कह रखा है रिटर्न योर आंसर मॉड्यूलो ऑफ 10⁻⁹ + 7, कि आप जो भी आंसर रिटर्न करोगे प्लीज उसका मॉड्यूलस मुझे देना। ऐसा क्यों कहा, बोला होगा उसने? देखो इसका बोलने का सिंपल सा उसके पास रीजन है कि ऐसा हो सकता है जो भी आपका आंसर आया होगा वो इंटीजर के अंदर पूरी तरीके से फिट ना हो रहा होगा, इसीलिए उसने मॉड्यूलस के लिए मुझे बोला है। क्लियर? हाँ जी। तो भैया जो भी आंसर मेरा आएगा उसके साथ मैं इसका मॉड्यूलस करूंगा और रिटर्न करके अपने आंसर को दूंगा। तो यहां पे मुझे क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट्स को खाना है। क्लियर? हाँ जी। तो मुझे क्या चाहिए? मैक्स हीप चाहिए। मैक्स हीप मैं आराम से बना सकता हूं, प्रायोरिटी क्यू, इंटीजर और अपना p। चलिए ये मैंने कर लिया। अब इस b वेक्टर के अंदर जो भी एलिमेंट्स रखे सबको किसके अंदर डालू? प्रायोरिटी क्यू के अंदर डालना स्टार्ट कर दीजिए आप। तो फॉर इंटीजर i = 0 से i <, कितना? b डॉट साइज और i ++। तो भैया प्रायोरिटी क्यू के अंदर इन्हें पुश करते रहो। तो भैया इसकी वैल्यू हो जाएगी bi को मैंने इसके अंदर पुश कर दिया। यहां तक तो मेरा ये काम कंप्लीट हो गया। अब हम लाते हैं अपना एक वेरिएबल लेते हैं लॉन्ग टाइप का, जिसके अंदर मैं आंसर लगाऊंगा कि मैंने कितनी मैक्सिमम चॉकलेट खा ली। इनिशियली इसको 0 बना दिया, जो भी आंसर स्टोर कराऊंगा मैं इस लॉन्ग वाले के पास करवाऊंगा। क्लियर? हाँ जी। अब हम आते हैं अपने असली काम पे। मुझे ये काम कब तक करना है? जब तक मेरा ए एग्जिस्ट करेगा, है ना? हाँ जी। एंड उसके साथ मुझे ये भी देखना पड़ेगा कहीं मेरे प्रायोरिटी क्यू खाली ना हो जाए, प्रायोरिटी क्यू भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये मैंने देख लिया। अब हम आते हैं अंदर। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम चॉकलेट में ऐड करना पड़ेगा कि सबसे बड़ा वाला बैग जो है वो मैंने खा दिया, प्लस इक्वल टू जो पी के टॉप पे रखा होगा वो मैंने चॉकलेट्स अपने अंदर रख लिए हैं। अब उसके बाद मुझे क्या करना है? जितनी भी चॉकलेट थी उसका आधा फिर से उसी बैग के अंदर डालना है। हाँ जी। तो वो मैं कैसे डालूंगा? पहले मैं चेक कर लूंगा इफ पी डॉट टॉप, उसका जो हाफ मैं अगर करता हूं वो पहले एग्जिस्ट करना चाहिए। 0 को अंदर डाल के कोई फायदा नहीं है। क्लियर? इसलिए मैं ये कंडीशन लगा रहा हूं। तो भैया पी के अंदर पुश कर दो किसको? पी डॉट टॉप, उसका हाफ, उसकी हाफ चॉकलेट में अंदर डाल देता हूं ना। हाँ जी, इसलिए मैं ये कंडीशन डाल रहा हूं। उसके बाद पी से उसको पॉप कर दो, सिंपल सी कहानी। हाँ जी। और उसके बाद ए को 1 से डिक्रीमेंट हमने कर दिया और लास्ट में अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा किसको? मैक्स चॉकलेट। अब मैक्स चॉकलेट तो क्या है? किस टाइप का है? लॉन्ग टाइप का है। ठीक है, तो लॉन्ग तो मुझे रिटर्न करनी है, इंटर टाइप का करना है, इसलिए इसका जो मॉड्यूलस होगा उसको मैं रिटर्न करूंगा। मॉड्यूलस क्या होगा? 10⁻⁹ + 7, 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको मुझे आंसर में रिटर्न कराना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए बिल्कुल ये सही दिख रहा है। आई होप आपको ये मेथड क्लियर होगा कि ये कंडीशन मैंने कैसे लिखी। तो मैं क्या करता हूं? ए को एक करके डिक्रीज करता हूं। हाँ जी। ये भी हो सकता है कि भैया मेरी प्रायोरिटी क्यू खत्म हो जाए, ये भी तो पॉसिबल है। हाँ जी। तो इन दोनों को ये क्या होनी चाहिए? दोनों के दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो जो भी मेरे प्रायोरिटी क्यू में टॉप पे होगा उस चॉकलेट को मैं अपने अंदर काउंट कर लूंगा। हाँ जी। अब मुझे बताओ उसकी ठीक आधी चॉकलेट मुझे बैग के अंदर डालनी पड़ती है, पर बैग के अंदर डालने से पहले देख लूं कि वो चॉकलेट कहीं 0 ना हो। क्लियर? हाँ जी। 0 का अंदर डाल के कुछ फायदा नहीं है ना। हाँ जी, इसलिए मैंने कंडीशन लगाई है। क्लियर? हाँ जी। उसके बाद पी से उसको पॉप कर लिया और ए माइनस कर लिया। रन करते हैं अपने कोड को और सबमिट मारते हैं।
चलो हो गया ये सबमिट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये समझ आया, ये 10 की पावर 9 प्लस 7, अगर आप इसको इंटीजर टाइप का लेते हैं ना, इंटीजर टाइप का, एक बार इंटीजर टाइप का लेकर देखना, आपको पता चल जाएगा। मैं इंटीजर ओवरफ्लो की कंडीशन आपको बता रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि भैया बहुत सारे नंबर इसके अंदर मैक्स सॉल्वर के अंदर चले गए, जिससे ये ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो से बचने के लिए मैंने इसको लॉन्ग लॉन्ग टाइप का लिया है, ताकि मैं लास्ट में इसका आंसर ऐसे करके रिटर्न करवा दूं, वो इंटीजर टाइप का रिटर्न हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है लार्ज स्टोन वेट। प्रॉब्लम क्या कह रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मुझे एक एरे गिवन होगा, जैसे यहां पे ये एरे है, इसकी जो लेंथ है इससे हमें पता चलेगा कि इसमें कितने स्टोन्स प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें स्टोन्स है। भैया ये 2 7 4 1 8 1 क्या है? ये है स्टोन के वेट। क्या है? स्टोन के वेट। अब उसने प्रॉब्लम में कहा है कि आपको 2 स्टोन को सिलेक्ट करना है जो सबसे हाईएस्ट वेट के होंगे, सबसे जो भारी वाले होंगे उनको पहले सिलेक्ट करो। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया 8 और 7 वाले स्टोन को। अब इनको पकड़ो और ऐसे फेंक दो। कैसे? ऐसे। ये टकराएंगे? हाँ जी। जब ये टकराएंगे तो भैया क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होगा। हाँ जी। तो जैसे डिस्ट्रक्शन होगा ये 7 वाले का वेट तो गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा चकना चूर। अब 8 के साथ क्या होगा? इसमें भी कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ जी। तो इसमें जो इंपैक्ट पड़ेगा कितना पड़ेगा? इसमें 7 केजी का मान लो इंपैक्ट पड़ा, तो इसका भी 7 केजी गायब और इसका बचा मात्र 1 केजी वेट। क्लियर है? हाँ जी। ये तो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। हाँ जी। इसका कितना बचेगा? 8 - 7 1। अभी भी इसका 1 बाकी है। फिर से स्टोन को यहीं रख दो इसी के साथ। तो अब मेरे पास स्टोन कौन कौन से हैं? 2 4 1 1 है ना, और एक इसका। क्लियर? हाँ जी। अब नेक्स्ट सबसे बड़े वालों को उठाओ। तो 2 और 4 को मैंने सिलेक्ट किया। हाँ जी। और आपस में टकरा दिया तो कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। हाँ जी। फिर से अगले 2 को सिलेक्ट किया, मान लो 2 और 1 को सिलेक्ट किया, टकराया। हाँ जी। और कितना हो गया? एक ही वेट बचेगा। फिर से अगले जो हाईएस्ट होंगे 1 1 को उठाया, आपस में टकराया। जैसे 1 1 आपस में टकराएंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 0 को यहां डालने की जरूरत है नहीं। अब मेरे पास सिर्फ एक ही स्टोन बचा है। जो लास्ट स्टोन होगा उसका जो वेट होगा वो मुझे रिटर्न करवा के देना है। जैसे यहां पे 1, तो इस 1 को मुझे आंसर मिला के देना है। तो प्रॉब्लम में क्या कहा है? जो सबसे हैवी स्टोन होंगे 2 उनको उठाओ, उनको आपस में टकराना है हमको। हाँ जी। और टकराने के बाद जो इंपैक्ट उसका आएगा, तो जो बड़ा वाला होगा छोटे वाले को उससे माइनस कर दो और उसको फिर से वहीं डाल दो। क्लियर? हाँ जी। तो भैया जो लास्ट स्टोन आपका बचेगा वो मुझे आंसर में लाके देना है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी भैया, ये चीज क्लियर है। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से वही स्ट्रेटेजी। सबसे पहले हाईएस्ट 2 को मुझे उठाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको सॉर्ट कर दूं, पहले तो 1 आएगा, 1 1 2 4 7 और 8। क्लियर? हाँ जी। 7 और 8 को उठाया। हाँ जी। तो आपस में टकराया। हाँ जी। और फिर से मेरा क्या हो गया? एक वेट का बचेगा। अब मेरे पास इतना एरे बचा है। फिर से इसको इसकी सही पोजीशन में लेके जाओ। अब यहां पे भी सेम काम हो रहा है। एक तो मैं डिलीट कर रहा हूं, हाँ जी, और फिर से इंसर्ट करवा रहा हूं। जब डिलीट और इंसर्ट एक साथ हो रहे हैं और मैं कभी भी मैक्सिमम मिनिमम टाइप के एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो आपको हमेशा यहां पे हीप का प्रयोग करना है। हमने प्रीवियस उसमें देख लिया था। क्लियर? हाँ जी। जब भी आपका ऐसा हो ना कि मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट को उठाओ, 2 मैक्सिमम 1 मैक्सिमम ऐसे करके उठाओ, और फिर मैं इंसर्ट भी करवा रहा हूं, तो वहां पे हीप का प्रयोग करो, इसका मत करना। क्लियर? हाँ जी। तो मैं यहां पे किसका प्रयोग करूंगा? हीप का प्रयोग करूंगा। क्लियर? हाँ जी। तो हीप मान लिया यहां पे बेस्ट मेथड होने वाला है। तो 1 1 2 4 7 8। क्लियर? हाँ जी। हीप का क्रिएशन टाइम n या फिर n log n, जो भी मेथड आप यूज करोगे, STL से ये हो जाएगा और जो हमारा स्टेप डाउन वाला मेथड है उससे ये हो जाएगा। क्लियर? हाँ जी। ये आपने कर लिया। उसके बाद इनको टकराना हमने स्टार्ट करवा दिया। हाँ जी। तो इसमें क्या करना है? इसमें आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी जब मैं इसको इस तरीके से इंप्लीमेंट करूंगा? तो मैं क्या कर रहा हूं? 2 एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूं। हाँ जी। हाईएस्ट log n फर्स्ट लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, उनको डाल रहा हूं, टकरा रहा हूं। हाँ जी। उसके बाद जो वेट बच रहा है फिर से उसको यहां इंसर्ट करवा दे रहा हूं, तो उसमें भी log n टाइम लग जा रहा है। तो मतलब एक प्रोसेस में मेरा 3 log n टाइम लग रहा है। क्लियर? हाँ जी। और ये काम मुझे कब तक करते जाना है? जब तक मेरे पास एक स्टोन खाली ना बच जाए, सिर्फ एक स्टोन बचाओ। क्लियर? हाँ जी। तो भैया ये जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n - 1 इंटू 3 log n इक्वल टू n log n इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। जब मैं क्या यूज करूंगा? हीप। अब आप ये वाला मेथड यूज करो, ये वाला करो, ये करोगे तब भी उतनी ही आएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये करोगे तब भी उतनी ही आएगी। क्लियर? n log n प्लस n log n कितना होता है? n log n ही होता है। n प्लस n log n कितना आएगा? n log n ही आएगा। इस तरीके से मैं इसको
सॉल्व कर सकता हूं। सिंपल है। हाँ जी, चलो फिर सॉल्यूशन में। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम में, लास्ट स्टोन वेट। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे उसको पहले देखते हैं। मुझे यहां पे सबसे पहले क्या चाहिए होगा कि जो सबसे हैवी वेट वाले स्टोन है सबसे पहले उनको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो मुझे प्रायोरिटी क्यू चाहिए होगी, इंटीजर पी, ये इसको नाम दे दिया। जितने भी स्टोन्स हैं उन सबको प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल दो। स्टोन्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, पी डॉट पुश स्टोन्स आई, इन सबको मैंने किसके अंदर डाल दिया, प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाल दिया। यहां तक तो मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टास्क क्या होगा, मुझे कब तक ये काम करना पड़ता है, ठीक है, कब तक मुझे इससे एलिमेंट्स को बाहर निकालना पड़ता है, स्टोन को बाहर निकालना पड़ता है, जब तक यहां जो स्टोन्स मैंने रखे हैं प्रायोरिटी क्यू के अंदर कितने हो जाए, एक ना हो जाए, ठीक है। हाँ जी, तो मैं वही यहां पे करने वाला हूं कि वाइल पी डॉट साइज इज ग्रेटर देन 1, जब तक प्रायोरिटी क्यू का साइज ग्रेटर देन 1 है तब तक ये काम करते जाओ, है ना। जैसे उसने कहा ना कि एक स्टोन बचेगा तो आपको रुक जाना है, उसी स्टोन को मुझे रिटर्न करवाना है जो भी उसका वेट होगा। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले एक इंटीजर वेट जो टॉप पे एलिमेंट रखा है पी डॉट टॉप, तो हाईएस्ट वाले तो इसके अंदर आ गया। हाँ जी, अब सेकंड वाले को भी निकालना है। हाँ जी, तो पहले इसको पॉप करवा लेते हैं। अब सेकंड वाला कैसे निकलेगा, वेट माइनस इक्वल टू जो पी का टॉप होगा, माइनस से तो करना है वेट को। हाँ जी, मैंने पहला वेट निकाला 8 का, हाँ जी, वेट के अंदर चला गया। फिर अगला जो सबसे बड़ा है 7, उसको निकाला तो 8 माइनस 7 मैंने कर दिया तो वो वेट के अंदर ही चला गया। तो वेट के अंदर वैल्यू क्या है, 1 है। क्लियर। हाँ जी, अगर मेरा वेट एग्जिस्ट करता होगा तभी उसको पुश करूंगा, क्योंकि जीरो को पुश करा के फायदा नहीं है ना, वरना मेरा आंसर गलत आ जाएगा। तो पी डॉट पुश वेट मैंने उसके अंदर करवा दिया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। पहले यहां पे एक और बार पॉप नहीं करा हमने, इसको भी पॉप करवाते हैं। चलिए, ये हो गया कि पहले वाले को भी हमने उठा लिया, दूसरे वाले को भी हमने उठा लिया। मैंने एक ही लाइन में लिख दी दोनों चीजें। क्लियर। हाँ जी, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टोन सेकंड स्टोन, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट करके आप वैसे करके कैलकुलेशन करते तो आप वैसे भी इसको कर सकते हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है। हाँ जी, उसके बाद मैंने ये कर दिया। उसके बाद लास्ट में मुझे क्या करना है, रिटर्न करवाना है अपने आंसर को। आंसर में क्या रिटर्न करवाना है, जो भी मेरा लास्ट वाला स्टोन यहां बचा होगा उसके वेट को रिटर्न करवाना है। तो वही मैं कर लेता हूं कि रिटर्न पी डॉट टॉप, इसको मुझे रिटर्न करवाना है। देखते हैं क्या हमारा कोड सही से काम करेगा या फिर अभी हमने कोई एज केस मिस कर दिया। अभी तक तो सही चल रहा है, सबमिट करते हैं। ओहो हो, रॉन्ग आंसर आ गया भैया। कौन सा टेस्ट केस हमारा छोटा है, तो ये देखो, जब मेरे स्टोन्स 2 और 2 है, ठीक है, हाँ जी, उस केस में एक्सपेक्टेड आउटपुट 0 है। अब मेरा आंसर क्या जा रहा है, 2 जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ होगा, देखो इसने क्या बोला है, आंसर से 0 चाहिए, हाँ जी, मेरा आउटपुट आ रहा है 2, पर यह हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों पर। चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भैया आउटपुट तो 2 आ रहा है मेरा, लेकिन उसको क्या चाहिए, 0 चाहिए। मान लो आपके पास 2 स्टोन है और दोनों का वेट 2 और 2 है। क्लियर। हाँ जी, तो उन दोनों को मैंने इसके अंदर पुश करवा दिया, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, अब जब ये दोनों स्टोन्स मैंने पकड़े होंगे, उठाए होंगे, तो 2 से 2 टकराया होगा। हाँ जी, और उसके बाद क्या आएगा आंसर, 0 आया होगा। तो अब मेरे प्रायोरिटी क्यू के अंदर कुछ भी नहीं गया था, कुछ भी नहीं गया था। जब कुछ भी नहीं गया था तो मुझे मेरा आंसर क्या जाना चाहिए था, 0 जाना चाहिए था। लेकिन जब प्रायोरिटी के अंदर कुछ है ही नहीं तो भैया ये 2 क्या क्यों जा रहा है आउटपुट में, ये रीजन है। तो भैया मुझे देखना पड़ेगा कि भैया मेरी प्रायोरिटी क्यू अगर एम्प्टी हुई, क्लियर, हाँ जी, तो मुझे आंसर भेजना है 0, नहीं तो पी का टॉप। आई होप आपको एक क्लियर होगा। हाँ जी, अब इसको रन करते हैं और सबमिट करते हैं। ये समझ आया ना, ये क्यों किया, बिल्कुल हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। देखो क्या हुआ, जब मेरे पास 2 वाले वेट थे, हाँ जी, उनको मैंने प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाला, दोनों को बाहर निकाला, डिस्ट्रॉय कर दिया। अब प्रायोरिटी क्यू मेरी खाली हो चुकी है। जब मैं सीधा पी के टॉप को रिटर्न करवा रहा हूं, अरे प्रायोरिटी क्यू के अंदर जब कुछ है ही नहीं तो उसका टॉप कैसे रिटर्न होगा। क्लियर। हाँ जी, तो जब प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो तो आंसर 0 रिटर्न करवा दो। क्लियर। हाँ जी, तो नहीं तो पी का टॉप। अब आप इनसे बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि भैया वो 2 क्यों गया था आंसर। देखो ऐसा हो सकता है कि भैया वहां कुछ ऐसी वैल्यू हो, गार्बेज वैल्यू, जो उसने रिटर्न करवा दी हो, ऐसा भी हो सकता है। क्लियर। हाँ जी, तो अपने आंसर को सही करने के लिए हमने चेक कर लिया, अगर मेरी ये क्या हो, प्रायोरिटी क्यू अगर एम्प्टी हो तो
तो भैया 0 रिटर्न करना, वरना पी का टॉप रिटर्न कर देना। आई होप आपको चमक चुका होगा। बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। अब हमारी ये है फिफ्थ प्रॉब्लम, टेक गिफ्ट फ्रॉम रिचेस्ट पाइल। मुझे गिफ्ट को सेलेक्ट करना है रिचेस्ट पाइल से। ये प्रॉब्लम भी जैसे हमने प्रीवियस प्रॉब्लम को सॉल्व करा था उसी की तरह है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। पहले देखना एरे वाला मेथड, हाँ जी, फिर देखना क्या इसमें हीप का इस्तेमाल हो सकता है या नहीं हो सकता। अब हम आते हैं अपनी लास्ट प्रॉब्लम में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या बोल रहा है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मान लीजिए आप किसी थिएटर के ओनर हो और वहां पे कुछ सीट्स बची हुई हैं। मान लो ये 6 दिखा रहा है कि भैया जो हमारी 0th रो है उसमें 6 सीट खाली है। आप मूवी थिएटर चला रहे हो। जो मेरी नेक्स्ट रो है इसको ऐसे लिख देते हैं कि फर्स्ट रो में 6 सीट खाली है, सेकंड रो में 4 सीट खाली हैं, थर्ड रो में 2 सीट खाली हैं और फोर्थ रो में 3 सीटें मेरी क्या है? खाली हैं। क्लियर? हाँ जी। और आपको टोटल 5 टिकट को बेचना है। टोटल कितनी टिकट बेचनी है आपको? 5 टिकट को मुझे बेचना है बस। क्लियर? हाँ जी। अब वो कह रहा है कि भैया आपको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। अब आप बोलोगे भैया इन टिकट की कुछ प्राइस होगी? हाँ जी, टिकट की प्राइस इस तरीके से होगी, जैसे पहली रो में अगर 6 सीट खाली है, ठीक है, तो उसकी प्राइस हो जाएगी 6 रुपए। क्लियर? हाँ जी। तो मान लो अगर आपने इस वाली रो से पहले टिकट को बेच दिया, एक टिकट आपने बेच दिया, उसके बाद यहां पे 5 रो खाली होंगी, 5 सीटें सॉरी खाली होंगी। हाँ जी। तो अब इसका प्राइस 5 रुपए हो जाएगा एक सीट का। क्लियर? हाँ जी। तो जितनी सीटें खाली होंगी उतना उसका प्राइस होगा। क्लियर? हाँ जी। तो आपको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको निकाल के देना है। तो कैसे करोगे बताइए? मान लो आपने सेकंड वाली को सिलेक्ट किया, तो सेकंड वाली का अभी कितने खाली हैं? 4 सीटें खाली हैं, तो उसका एक सीट का प्राइस होगा 4 रुपए। आपने एक सीट को बेच दिया, हाँ जी, तो अब 3 सीटें खाली हैं, हाँ जी, अब उन सीट का प्राइस हो जाएगा 3 रुपए। क्लियर? हाँ जी। आपने एक और सीट बेच दी उसी रो में, तो अब उन सीट का प्राइस हो जाएगा 2 रुपए। क्लियर? हाँ जी भैया, क्लियर। तो बताइए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? आपके पास 5 सीटें, 5 टिकटें आपको बेचती हैं, तो आप क्या करोगे? पहले आप महंगी वाली बेचोगे, हाँ जी, ताकि आपको प्रॉफिट मोटा बने। हाँ जी। तो आपने क्या देखा कि सबसे बड़ा वाला कौन सा है ना? तो आपने सबसे पहले इस वाले को बेच दिया, 6 रुपए वाली टिकट को बेच दिया। अब यहां पे 5 बचे हुए, 5 सीटें खाली हैं, एक टिकट मैं बेच चुका हूं। हाँ जी, चलिए अब आप बोलोगे अगला टिकट आप किसको सिलेक्ट करोगे? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, 5 को बेच दिया आपने। हाँ जी। अब यहां पे एक सीट, 4 सीटें अब खाली हैं। क्लियर? हाँ जी। फिर आप किसको सिलेक्ट करोगे? यहां पे भी 4 सीट खाली है, यहां पे भी 4 सीट खाली है, किसी को भी सिलेक्ट कर लो। आपने मान लो इसी को सिलेक्ट कर दिया, तो आपने 4 रुपए में इसको भी बेच दिया, 3 सीटें आप बेच चुके हैं इस तरीके से। अब फिर से सेम कहानी कि भैया अब सबसे बड़े वाले को सिलेक्ट करो, तो मैंने देखा इसको 4 सीटें खाली हैं, एक सीट को बेच दिया 4 रुपए में। क्लियर? हाँ जी। फिर से सेम स्टोरी, सबसे ज्यादा सीट कहां पे खाली है? आपने इसी को सिलेक्ट कर लिया, बेच दिया, अब 2 सीटें खाली हैं इस तरीके से। तो जब आप इनका सम निकालोगे, 6 5 11 4 15 4 19 3 22, तो ये 22 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था या नहीं था? 6 5 11 4 15 4 19 20 21 22। तो यहां पे आप क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो कि मैं मैक्सिमम वाली सीट को सिलेक्ट कर रहा हूं, मैक्सिमम को सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है। अब आप यहां पे एरे भी यूज कर सकते थे और हीप भी यूज कर सकते हो। क्लियर? दोनों आपके पास है। अब अगर आप किसको सेलेक्ट करना है वो हम कैसे पता करेंगे? देखो सिलेक्शन तो दोनों में हो रहा है, सिलेक्शन डिलीट ऑपरेशन दोनों में चलेगा कि 6 वाले को मैंने पहले बाहर निकाला, हाँ जी भैया, और फिर उसको इंसर्ट भी करा रहा हूं, डिलीट भी हो रहा है और इंसर्ट भी हो रहा है। जब दोनों ऑपरेशन होते हैं तो मैं किसको फेवर करूंगा? हीप को। किसको? हीप को। क्योंकि आपके पास ऐसा होगा नहीं 6 4 2 3, ठीक है, आपने 6 वाले को सिलेक्ट किया, ठीक, हाँ जी। अब 6 वाला सेलेक्ट कर लिया आपने, तो एक तरीके से आपने डिलीट मारा उसे सेलेक्ट करने के बाद, वहां से बाहर निकाला है, ठीक। और उसके बाद आप अंदर क्या डाल लो? 5 वैल्यू को अपडेट कर लो। इंसर्ट आप किसको करा रहे हो? 5 को करा रहे हो। तो डिलीट भी चल रहा है और इंसर्ट भी, दोनों एक साथ चल रहे हैं। क्लियर? हाँ जी। वहीं अगर आप इसको एरे की हेल्प से सॉल्व करते तो एरे में भी सेम कहानी होती कि भैया 2 3 4 और 6, तो 6 को मैंने डिलीट मारा, हाँ जी, और इसको अपडेट करके 5 बना दिया। फिर से इसको इसकी सही पोजीशन में लेके जाना पड़ेगा, अभी तो बिल्कुल सही पोजीशन पे। फिर 5 को मैंने डिलीट मारा और इसको क्या बना दिया? 4 बना दिया। फिर इस 4 को सही पोजीशन में लेके जाओ, अभी तो सही पोजीशन पे। फिर इसको 3 बनाया, अब इस 3 को इसकी सही पोजीशन में लेके जाओ।
तो इसमें मेरी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको उसकी सही पोजीशन पे लेके जाना वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा टास्क हो। ये क्लियर है? हाँ जी। तो हम यहां पे क्या फेवर करेंगे, ये वाला मेथड फेवर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी b log n। ये कैसे निकला भैया, ये कैसे निकला? देखो, एक तो आपने हीप क्रिएट करा होगा, हाँ जी, उसमें आपका कितना लग सकता है, n या फिर n log n, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। ओके, हाँ जी। उसके बाद आपका नया प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है, इंसर्शन डिलीशन वाला। क्लियर? हाँ जी। तो इंसर्शन डिलीशन में आपको कितना टाइम लगता है, 2 log n इंसर्ट और डिलीट कराने का। क्लियर? और ये ऑपरेशन कितनी बार करना है, b टाइम। तो b log n प्लस n log n, b की वैल्यू बहुत बड़ी जा सकती है, इतनी बड़ी कि आप सोच भी नहीं सकते। b की वैल्यू क्या हो सकती है, बहुत बड़ी हो सकती है, हाँ जी, n से बहुत बड़ी हो सकती है। मैं अगर वर्स्ट केस अज्यूम करूं, है ना, तो इसलिए इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैंने इसके टर्म पे दी है। आई होप ये मेथड क्लियर होगा। हाँ जी भैया। तो आपने एक चीज सीखा, क्या सीखा आज भैया? आज हमने सीखा कि भैया हीप को हम सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी। अब देखो यार, अगर आपको ना कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन होता है कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि भैया हीप सेलेक्ट करूं या एरे सेलेक्ट करूं, मुझे नहीं पता चल रहा है इंसर्ट करने में क्या हो रहा है, डिलीट करने में क्या हो रहा है, मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है भैया, क्या करूं? आप एक काम करना, हर एक क्वेश्चन में हीप सेलेक्ट करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? हाँ, अगर आपको लग रहा है ना कि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो रहा है, हीप ही सेलेक्ट कर लो। क्लियर ये मेथड? हाँ जी भैया। क्योंकि मैंने कहा जब हम सिर्फ क्या करते हैं, डिलीट डिलीट डिलीट, ठीक है, सिर्फ इंसर्ट नहीं करा रहे हैं, तो वहां पे मैंने देखा भैया एरे और हीप बराबर ही काम करेंगे, एक जैसे ही। ठीक है, क्योंकि एरे को मुझे सॉर्ट करना पड़ेगा, हाँ जी, तो उसमें भी मुझे n log n टाइम लगेगा, हाँ जी। वहीं अगर हीप को क्रिएशन में क्या होगा, n टाइम। अब अगर मैं यहां से सारे एलिमेंट सेलेक्ट भी कर दूं एक एक करके, मैक्सिमम करके, उसमें मुझे n टाइम लगेगा। वहीं अगर मैं यहां से एक एक करके सारे मैक्सिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करूंगा, उसमें भी n log n टाइम ही लगेगा। तो अगर आपको कंफ्यूजन रहे कभी भी कि भैया किसको सेलेक्ट करूं, तो बेझिझक आप हीप को सेलेक्ट कर लेना, वहां पे शर्माना मत। क्लियर ये गोल? हाँ जी भैया, ये गोल अब क्लियर है। बस मैं इसमें एरे को इसलिए प्रेफर कर रहा था कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है जब हम सिर्फ डिलीट डिलीट कर रहे हैं, है ना, वरना आपको हीप के अंदर कहां इधर उधर कोड लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको प्रेफर कर रहा था। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप हीप की ओर ही जाए। क्लियर है ये गोल? हाँ जी। अब देखो, होमवर्क में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने गिवन दिए होंगे, उनको जाओ सॉल्व करो, बैठोगे सोचोगे, सब क्लियर होता जाएगा। क्लियर? तो चलो इसके इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे चलते हैं। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। गिवन एन एरे रिप्रेजेंटिंग सीट इन ईच रो ऑफ अ स्टेडियम, यू नीड टू सेल टिकट टू बी पीपल। बी लोगों को मुझे टिकट बेचनी है। और वही जो मैंने आपको अभी प्रॉब्लम बताई थी कि ईच सीट कॉस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंट सीट इन द रो इट बिलोंग्स टू। द टास्क इज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय सेलिंग द टिकट टू बी पीपल। क्लियर? हाँ जी। चलो यहां पे आ जाते हैं। अब देखो यहां पे ना प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट भी दे रहे हैं कि बी की वैल्यू यहां से यहां तक हो सकती है, ए की वैल्यू यहां से यहां तक हो सकती है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं एक इंटीजर सम इक्वल टू 0। देख लेते हैं कुछ उसने टेस्ट केसेस वगैरह, चलो कुछ ऐसे दे नहीं रखा। चलिए सबसे पहले एक प्रायोरिटी क्यू ले लेंगे, हाँ जी, और उसमें किस टाइप का होगा, मैक्स हीप मुझे बनाना पड़ेगा, ये मैक्स हीप होगा क्योंकि मैक्सिमम वाले एलिमेंट को मुझे बाहर निकालना है। क्लियर? हाँ जी। उसके बाद मुझे एक एक करके जितने भी एलिमेंट्स मेरे ए के अंदर प्रेजेंट है सबको किसके अंदर डालो, हीप के अंदर डालो। तो ए डॉट साइज आई प्लस प्लस, उसके बाद पी डॉट पुश, पी के अंदर पुश करता जाऊंगा किसको, ए आई को। ये सब मैंने इसके अंदर पुश करवा दिए। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। हाँ जी भैया, यहां तक मुझे अच्छे से क्लियर है। अब हम आते हैं कि भैया मैं टिकट को सेल कैसे करूंगा। सेल द टिकट टू बी पीपल, इतने लोगों को मुझे टिकट बेचनी है, हाँ जी। तो कैसे बेचेंगे कि वाइल बी, जब तक बी एग्जिस्ट करेगा एंड कौन भी एग्जिस्ट करना चाहिए, मेरी प्रायोरिटी क्यू भी एग्जिस्ट करनी चाहिए कि भैया पी एम्प्टी ना हो। ये लीजिए, पी मेरी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। चलिए इसमें काम अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप एलिमेंट को उठाऊंगा, हाँ जी भैया, वही मेरे टिकट का प्राइस होने वाला है। तो सम प्लस इक्वल टू क्या लिख दूंगा, जो भी मेरी प्रायोरिटी क्यू का टॉप होगा। क्लियर? हाँ जी। अब मान लो अंदर से जो वैल्यू उठाई थी मैंने, जो टॉप पे वैल्यू मान लो 3 थी, ठीक है। अब अंदर क्या पुश कराना है, 3 - 1 2, है ना, उसी को तो पुश कराना है, हाँ जी। तो पी डॉट पुश पी के टॉप का -1। क्लियर है? हाँ जी।
पर इसको पुश कराने से पहले मैं एक कंडीशन और चेक कर लूं कि ये एग्जिस्ट भी करता होगा। क्लियर? हाँ जी, इसको मैं देख लो कहीं ये पी डॉट टॉप -1 जीरो ना हो जाए, तो इसको पहले चेक कर लो। क्लियर? हाँ जी, ये एग्जिस्ट करना चाहिए तभी आप उसको अंदर डालोगे। क्लियर ये चीज? हाँ जी भैया, ये चीज मुझे क्लियर है। उसके बाद मुझे उसको पॉप करवा देना है। हाँ जी, और बी को भी 1 से कम कर दो। एक इंसान को मैं टिकट बेच चुका हूं और लास्ट में अपना रिटर्न कर दो अपने सम को। तो रन करवा देते हैं और इसको सबमिट करते हैं। क्या सारे टेस्ट केसेस पास होंगे हमारे? देखो ऐसे ही होता है और हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो गए आराम से। आई होप आपको समझ आया होगा। ये क्या हुआ? टॉप टिकट को निकाला। हाँ जी, टॉप टिकट प्राइस ऐसे निकाली। हाँ जी, उसके बाद अंदर क्या पुश करना पड़ता है मुझे? अंदर पुश करना पड़ता है ना कुछ। हाँ जी, तो भैया मैं क्या करता हूं, जो पी का टॉप जो मैंने निकाला है उसका -1 करके मैं अंदर पुश कर देता हूं। जैसे मैंने 3 निकाला है ना, 3 सीट खाली थी, टिकट की प्राइस 3 थी, वो तो मैंने ऐड कर दी। अब एक टिकट बिक चुकी है तो कितनी सीट बची होंगी? 2। तो उस 2 को मैंने अंदर पुश करवाया। पी डॉट पुश, पी के टॉप -1 अंदर पुश करवा दिया। क्लियर? हाँ जी, अब अंदर पुश करवाने से पहले मैंने चेक कर लिया कि कहीं वो जीरो ना हो। अगर जीरो होगी तो अंदर पुश करवाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? हाँ जी, क्योंकि जब सीटी खाली नहीं है, जब जीरो है, तो जीरो का अंदर पुश करवा के क्या फायदा, है ना? तो इसलिए मैंने कंडीशन लिखी है। आई होप आपको क्लियर होगा। उस बाद प्रायोरिटी के पॉप किया, बी को भी 1 से सबट्रैक्ट कर दिया कि एक टिकट में बेच चुका हूं। यह है टिकट सेल कि एक टिकट बिक चुकी है। आई होप आपको कोड समझ आया होगा। चलो बढ़ते हैं वीडियो की ओर वापस। आई होप आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपकी कुछ भी लर्निंग है तो प्लीज उसको कमेंट डाउन कर दो, ताकि जो फ्यूचर में एस्पिरेंट्स होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे उनको भी हेल्प हो जाएगी। और अगर आप लास्ट तक आए, एक कमेंट छोड़ देना लास्ट तक। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।